एसिडिटी की कभी भी बात होती है तो हमेशा एनायन की स्टेबिलिटी देखनी है। ओपन नेगेटिव चार्ज इसमें है, इसलिए हमारे पास इसका एनायन मोर स्टेबल होता है कंपेरेटिव फिनॉक्साइड आयन के। अगर ओनली एक H+ का मतलब एक H+ का अगर डिफरेंस है तो वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर होते हैं। अमोनिया और एलिफेटिक एमाइन में लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन्स आर लोकलाइज, बट इन एरोमेटिक एमाइन्स लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन्स आर डीलोकलाइज। ये जो CH बॉन्ड है इसकी स्ट्रेंथ की अगर बात करोगे तो नॉर्मल जो CH बॉन्ड होता है उससे स्ट्रेंथ कम होगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बेटा जीओसी का लेक्चर नंबर 16। ठीक है, तो हम ऑलमोस्ट ये हमारा लास्ट चैप्टर होगा बेटा जीओसी का। इसके बाद हम रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट कर देंगे और देन हमारा हाइड्रोकार्बन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में बेटा हमने पढ़ा था कि प्लस एम माइनस एम कैसे डिसाइड करते हैं कि किस ग्रुप का प्लस एम होगा, किसका माइनस एम होगा, उनकी स्ट्रेंथ का कैसे पता लगेगा, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। एप्लीकेशन भी पढ़ चुके हैं बेटा। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एसिडिटी बेसिसिटी को कंप्लीट करते हुए हाइपर कंजुगेशन एंड एरोमेटिसिटी। कौन से कंपाउंड एरोमेटिक, कौन से नॉन एरोमेटिक और कौन से कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होंगे, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, ये सारी चीजें हम बेटा डिस्कस करने वाले हैं। और ये एरोमेटिसिटी वाला पार्ट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपके 12th के हर एक चैप्टर में यूज आने वाला है। ठीक है, 11th में भी यूज में आएगा। जब भी हम कभी स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो एरोमेटिक वाला फैक्टर आता ही आता है। अच्छे क्वेश्चंस में बहुत यूज होगा बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बिल्कुल। तो सबसे पहले देखते हैं टुडेज गोल हाइपर कंजुगेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे, उसके एप्लीकेशन देखेंगे, एरोमेटिसिटी देखेंगे और अब हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा ये मैंने लास्ट में आपको डिस्कस कर दिया था। एसिडिक स्ट्रेंथ वही है जो हमने आई इफेक्ट में पढ़ा था, सेम वैसे ही है, कोई चेंज नहीं बेटा। तो एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। एसिडिटी की कभी भी बात होती है तो हमेशा एनायन की स्टेबिलिटी देखनी है। बोलो भाई, क्लियर है? तो जैसे एसिडिटी बात आती है दिमाग में तुरंत चमक जाना चाहिए बेटा कि एनायन की स्टेबिलिटी और एनायन, ए फॉर एनायन, तो एनायन के लिए माइनस को माइनस स्टेबल करेगा सर, तो क्या आएगा बेटा इधर माइनस एम माइनस आई स्टेबल करेगा, प्लस एम प्लस आई उसको अनस्टेबल करेगा। तो अब हम देखते हैं कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस दिए गए थे बेटा आपको। ये हमारे पास है RSO3H, RCOH, PHOH, HOH, ROH। तो अगर सर हमें इनकी स्टेबिलिटी की बात करनी है, मतलब एसिडिटी की अगर हम बात करें तो एनायन बनाना पड़ेगा। तो हर एक का एनायन बनाते हैं हम बेटा। ठीक है, तो एनायन क्या होगा हमारे पास, R S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और ये आ गया O माइनस। ठीक है, H निकाल दिया हमने। नेक्स्ट है हमारे पास R C डबल बॉन्ड O O माइनस, इसका भी H निकाल दिया हमने। नेक्स्ट है हमारे पास PHOH, तो इसका भी हमने H निकाल दिया है और ये बन गया हमारे पास O माइनस। नेक्स्ट अगर हम देखें H2O तो इसमें से OH माइनस और लास्ट है हमारे पास RO माइनस। क्लियर है बेटा? तो ये हमारे पास एनायन आ गए। अब इनकी सबकी स्टेबिलिटी देखेंगे तो इधर देखो हमारे पास 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाली। कितनी बनने वाली है बेटा? 3 इक्विवेलेंट, माइनस सिंगल डबल बॉन्ड, माइनस सिंगल डबल बॉन्ड। और जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो सेम ही टाइप की बनेगी बेटा। क्या बनेगी? सेम टाइप की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाली है। आप कोई भी स्ट्रक्चर बना लो इसकी सेम ही बनेगी। देखो आप कोई भी किसी भी डबल बॉन्ड को ले लो, मान लो ऊपर वाले के अकॉर्डिंग हम बनाएं तो क्या बनेगा, इधर हमारे पास बनेगा R S डबल बॉन्ड O, इधर डबल बॉन्ड O आ जाएगा, इधर आ जाएगा O माइनस। तो 2 डबल बॉन्ड O, 1 O माइनस, तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनेंगी बेटा? 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाली है इधर। क्लियर है? अगर इसमें हम बात करेंगे तो इसमें हमारे पास कितनी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? 2। सिंगल माइनस सिंगल डबल बॉन्ड, तो 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इधर हमारे पास बनेंगे बेटा 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें हमारे पास इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। और इसमें जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे बेटा तो माइनस सिंगल डबल बॉन्ड है, तो इधर हमारे पास ये बॉन्ड ऐसे रोटेट हुआ भाई, माइनस सिंगल डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के ऊपर क्या आना चाहिए? प्लस। तो इसमें जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी उनमें से 3 इक्विवेलेंट, टोटल 5 बनेंगी, जिसमें से 3 में से जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेंगी उनमें जो नेगेटिव चार्ज है
वो कहां आने वाला है बेटा, कार्बन पर, इधर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इस वाले कार्बन पर आएगा, नेक्स्ट इस वाले कार्बन पर आएगा, क्योंकि जब रोटेट करोगे तो कैसा होगा हमारे पास, इस टाइप से होगा बेटा, ये ऐसे और लास्ट में फिर हमारे पास वापस से ऐसे। क्लियर है बेटा। तो इधर हमारे पास, इधर देखो ओपर नेगेटिव चार्ज है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज, साथ ही साथ में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इधर हमारे पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बन रही है, बट इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किधर है, इधर है। ओपर नेगेटिव चार्ज इसमें है, इसलिए हमारे पास इसका एनायन मोर स्टेबल होता है कंपेरेटिव फिनॉक्साइड आयन के। किसके बेटा, फिनॉक्साइड आयन। तो ये हमारे पास है फिनॉक्साइड आयन। क्लियर है। और इधर अगर हम बात करें तो OH माइनस और RO माइनस में से R का कौन सा इफेक्ट लगेगा, प्लस I, तो ये क्या रहेगा, लेस स्टेबल। ये क्या रहेगा, लेस स्टेबल, क्योंकि प्लस माइनस को क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा। तो अगर मैं एसिडिटी की अब बात करूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, बोलो भाई, क्या मैं ये बोल सकता हूं हमारे पास, बिल्कुल बोल सकते हैं सर। तो सबसे ज्यादा सल्फोनिक एसिड, देन कार्बोक्सिलिक, फिनोल, ROA वाटर, देन लास्ट है हमारे पास ROH मतलब एल्कोहल। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट भी है। क्लियर है। तो एसिडिटी सबसे पहले अगर सल्फोनिक एसिड आपको दिखे तो सल्फोनिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक, देन आपको क्या करना है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद नंबर आता है फिनोल का। अब फिनोल में आप देख लो कि जैसे भी डेरिवेटिव मिलते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास वाटर और फिर एल्कोहल, ठीक है। R प्लस R, इधर H है तो H का 0 इफेक्ट लगेगा, ऐसा याद रख सकते हो। या फिर ऐसा भी देख सकते हो कि जो हमारे लिए ज्यादा यूज में आता है डेली लाइफ में वो ज्यादा एसिडिक होता है। वाटर और एल्कोहल की बात कर रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है वाटर ज्यादा यूज में आएगा तो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, ये हमारे पास होमवर्क का था। तो देखो फिनोल है सब में, तो फिनोल के बाद CH3 का इफेक्ट कौन सा लगेगा, अभी हम इसको प्लस I बोलेंगे। क्लियर है। इधर हमारे पास कौन सा इफेक्ट है बेटा, -M, और OCH3 फर्स्ट एटम के पास क्या है, लोन पेयर, तो इधर क्या लग गया, +M। तो प्लस माइनस को क्या करता है, अनस्टेबल। तो एसिडिटी देख रहे हैं ना, तो एसिडिटी A फॉर एनायन। तो एनायन की स्टेबिलिटी देखनी है, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव को नेगेटिव स्टेबल करेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, अगर मैं इसको A बोलूं, इसको B बोले और इसको हम C बोले, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया B, तो B सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। क्लियर है। देन अगर हम बात करें बेटा A और C में से, तो सर ये भी प्लस है, इधर भी प्लस है, दोनों ही अनस्टेबल कर रहे हैं, बट ज्यादा किसकी चलती है, M की चलेगी। ज्यादा कौन डोमिनेटिंग होता है बेटा, M इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होता है I से, इसलिए प्लस M ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो प्लस तो अनस्टेबल कर रहा है, इसलिए C हो जाएगा बाद में, तो ये आ जाएगा हमारे पास BAC। क्लियर है बेटा। तो ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम बात करें इधर हमारे पास, तो ये देखो बेटा अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज इधर है हमारे पास हेलोजन। ये क्या है, हेलोजन। तो हेलोजन का मैंने आपको बताया था कि हेलोजन का वैसे तो कौन सा लगना चाहिए, +M लगना चाहिए, +M और -I होता है। बट नोट पॉइंट पे हमने क्या लिखा था, नोट पॉइंट पे बेटा हमने लिखा था कि हेलोजन्स का इफेक्टिव या डोमिनेटिंग इफेक्ट ओनली फॉर हेलोजन -I होता है, इसलिए मैं इधर +M नहीं लिखूंगा, मैं ओनली -I लिखूंगा। तो अब चाहे मेटा पर हो, पैरा पर हो या ऑर्थो पर हो, सभी जगह हम कौन सा लेंगे, -I लेंगे। क्लियर है बेटा। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो जितना ज्यादा -I उतनी ज्यादा एसिडिटी। सबसे ज्यादा -I कहां लग रहा है, इधर, बिकॉज I इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डिस्टेंस के। I इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा, डिस्टेंस के। तो -I है, डिस्टेंस कम है तो -I ज्यादा लगेगा, और ज्यादा लगेगा तो एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। मतलब सबसे ज्यादा C, देन B, और देन क्या आ गया हमारे पास A। क्लियर है बेटा। इसको मैंने A बोला है, इसको हम B बोलेंगे, और ये हमारे पास है C। क्लियर है बेटा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर देखें तो वही सेम, इधर क्या है हमारे पास H, इधर क्या है NH2, कौन सा इफेक्ट बेटा, +M। सर -I भी तो लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। अगर -I से हमें कंपेयर करने की नीड हुई तो -I भी लगाएंगे। NO2 कौन सा है हमारे पास, -M। तो आपको पता है प्लस अनस्टेबल करता है, माइनस स्टेबल करेगा किसको, एनायन को। सर एनायन की स्टेबिलिटी क्यों देख रहे हैं, बिकॉज बेटा हम एसिडिटी की बात कर रहे हैं। सर लिखा तो ही नहीं, तो बेटा अगर एसिडिटी टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो सारे क्वेश्चंस एसिडिटी के ही है। ठीक है। तो आपको जैसा भी क्वेश्चन पूछे वो कर सकते हो आप, अभी तो एसिडिटी की बात कर रहे हैं हम। क्लियर है। तो अगर मैं इसको A बोले हम,
इसको बी बोले और इसको अगर हम सी बोले तो क्या आएगा बेटा हमारे पास? एसिडिटी का ऑर्डर आ जाएगा सर। सबसे ज्यादा स्टेबल -m है तो सबसे ज्यादा एसिडिटी बोलो या Ka, एक ही बात है बेटा। तो क्या ऑर्डर आ जाएगा सर? सबसे ज्यादा होगा हमारे पास सी, देन बी तो सर लास्ट में होगा, क्यों? क्योंकि सर +m लग रहा है तो ये तो अनस्टेबल कर रहा है, इससे अच्छा तो 0 वाला है, तो सी, ए और बी। मतलब ये बी वो है जो डिमोटिवेट करता है एसिडिटी को, और एच अपना न्यूट्रल है कि भैया ना तो अपन इंक्रीज कर रहे हैं और ना डिक्रीज कर रहे हैं। क्लियर है? तो ऑर्डर क्या आ जाएगा हमारे पास? सी, ए, बी। क्लियर है बेटा? ये आ गया हमारे पास। अगर आपसे पूछे वो पी के ए का ऑर्डर क्या होगा, किसका पूछे? पी के ए का, तो ये सारी चीज मैंने आपको बता रखी है। पी के इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, तो ये आ जाएगा बी, देन ए और देन सी। क्लियर है बेटा? के ए की बात करें वो या फिर एसिडिटी की बात करें, एक ही बात है। के ए पूछे, एसिडिटी पूछे, पी के पूछे या फिर बेसिसिटी पूछे। क्लियर है बेटा? या फिर पीएच पूछे आपसे, पीएच पूछे तो सबसे ज्यादा पीएच किसकी होती है? जो बेसिक ज्यादा होता है या जो एसिडिक कम होता है। तो कम एसिडिक कौन है? ये, तो बी सबसे ज्यादा पीएच। ठीक है, और अगर इसमें पीएच आएगा तो सी की सबसे कम पीएच होगी, मतलब पीओएच ज्यादा होगी। क्लियर है बेटा? चलो भाई नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, तो इसमें अगर हम बात करें तो देखो क्या होगा हमारे पास। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, देखो OCH3, OMe मतलब OCH3 कौन सा इफेक्ट? +m। क्लियर है? इधर भी क्या है सर? मेटा। सबसे पहले हम किसको देखते हैं? मेटा वाले को ढूंढो। क्वेश्चन में अगर आपको दिख रहा है कि बेंजीन रिंग है, एसिडिटी, बेसिसिटी, कैटायन की स्टेबिलिटी, एनायन की स्टेबिलिटी, कोई भी स्टेबिलिटी का हो, एसिडिटी, बेसिसिटी का हो, अगर मेटा पर कोई ग्रुप है तो सबसे पहले उसको देखेंगे और उसका ओनली आई इफेक्ट लगेगा। बोलो भाई समझते हो कि नहीं समझते? बिल्कुल। तो ऑक्सीजन फर्स्ट एटम है तो क्या हो गया? -I, मतलब मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ना ऑक्सीजन, तो -I लग गया। इधर कौन सा लगेगा? +m। कौन सा लगेगा? +m, +m-I। ठीक है, +m-I। तो सर सबसे ज्यादा स्टेबल तो कौन सा हो गया हमारे पास? सर सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया हमारे पास बी। बी सर सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा क्योंकि इसमें ही माइनस वाला लग रहा है। ए और सी तो लेस स्टेबल करेंगे बिकॉज +m है। -I को हम इसलिए नहीं देख रहे अभी बिकॉज सर अगर m और I में से देखना हो तो हम m को प्रायोरिटी देते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा इसमें +m, इसमें +m, तो ये दोनों तो लास्ट हो गए। ठीक है, तो अब आएगा सर हमारे पास बी सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया। क्लियर है? बी क्या हो गया? सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया। देन सर अब हमें डिसाइड करना है सी और ए में से, तो +m डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, m इफेक्ट तो डिस्टेंस पर नहीं करता, तो सर m तो लगेगा दोनों में सेम। तो हम किसके बेसिस पे देखेंगे? I के बेसिस पे। तो I अगर देखें तो सर -I इसमें कम लग रहा है, इसमें ज्यादा लग रहा है, क्योंकि डिस्टेंस कम है तो CA ये ऑर्डर आएगा, जो कि हमारा ऑर्डर कैसा है बेटा? ये ऑर्डर जो है हमारा वो कैसा है बेटा? इनकरेक्ट। ये ऑर्डर कैसा है? इनकरेक्ट है। इसीलिए तो क्वेश्चन अच्छा है, इसलिए तो क्वेश्चन अच्छा है। तो सर इसका मतलब तो यह है कि हमारे कॉन्सेप्ट फेल हो गए। एसिडिटी का तो आपने बताया था कि ऐसे देखते हैं, बिल्कुल मैं कॉन्सेप्ट फेल नहीं हुआ अभी भी मैं ऐसे ही बोल रहा हूं कि एसिडिटी का एक ही कॉन्सेप्ट है, एनायन की स्टेबिलिटी चेक करनी। क्या करना है? एनायन की स्टेबिलिटी चेक करना है। बट इधर थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। क्या आएगा? मतलब एनायन की स्टेबिलिटी इधर भी देखेंगे हम, बट जो आपको चीजें दिख रही है वो हो नहीं रही। ठीक है, जो चीजें आपको दिख रही है वो हो नहीं रही, मतलब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है चीजें। कैसे है? अगर आप इस ग्रुप को देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है हमारे पास? देखो ये है, मतलब इसका अभी करेक्ट ऑर्डर की बाद में बात करेंगे हम। इधर देखो, ये ग्रुप इधर बना दिया मैंने, ये आ गया हमारे पास। तो देखो हमें पता है कि एसिडिक मतलब जितना इजीली क्या दे रहा है वो H, उतना एसिडिक रहेगा। OCH3 ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों ग्रुप क्या है? बल्की ग्रुप है। ये दोनों ग्रुप कैसे हैं? बल्की ग्रुप है। तो बल्की ग्रुप होने की वजह से, ठीक है, इनमें क्या लगेगा? स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, ये आपको पता है भाई। दो बड़े बड़े ग्रुप है, इनमें झगड़ा हो गया। बोले कि अब झगड़ा हो गया है ना, तो इसने या तो बेंजीन रिंग के साथ यही रहेगा या यही रहेगा। तो COH बल्की ग्रुप है, तो जो ग्रुप ज्यादा बल्की रहेगा, जो ग्रुप ज्यादा बल्की रहेगा वो ग्रुप
क्या होगा बेटा, प्लेन से बाहर चला जाएगा। मतलब अब COOH है वो बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे पास क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कर देता हूं कि हमारे पास ये दोनों तो है सेम प्लेन में, ये आ गया OCH3 और ये इसका डिफरेंट प्लेन, मान लो मैंने ऐसा बना दिया कुछ, ठीक है, जिससे आपको समझ में आए। तो ये आ गया हमारे पास C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये क्या हो गया, डिफरेंट प्लेन है, मतलब बेंजीन का और इसका प्लेन सेम नहीं है। तो अब कंजुगेशन की तो कंडीशन ही हमने ये बताई थी कि सेम प्लेन में होने चाहिए। मतलब अब क्या है कि ये बेंजीन रिंग है, ये जो बेंजीन रिंग है ये नॉट इन रेजोनेंस विद, किसके साथ रेजोनेंस में नहीं बेटा, COOH ग्रुप के साथ। क्लियर है, ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आती है। बिकॉज बल्कि ग्रुप है तो ऑब्वियसली बात है सर, झगड़ा होगा तो एक प्लेन में नहीं आएगा। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, अभी भी वही फंडा है स्टेबिलिटी का है, तो स्टेबिलिटी के लिए झगड़े ना हो उसके लिए COH दूसरे प्लेन में चला जाता है, ठीक है, चला गया बेटा। क्योंकि ये समझदार है तो समझदार लोग बड़े होते हैं, ठीक है। एक्चुअल में जो झगड़े को कम करते हैं समझदार लोग होते हैं, क्या करते हैं, झगड़े को खत्म करना चाहते हैं। और खत्म करने का सिंपल सा तरीका था कि इसने बोला कि भाई ठीक है हम प्लेन से बाहर चले जाते हैं, तो ये प्लेन से बाहर चला गया। अब प्लेन से बाहर चला गया तो अब इस ग्रुप को आपको अलग से देखना है, इस ग्रुप को आपको अलग से देखना है। कैसे, देखो भाई हमारे पास क्या है, ये जो COOH ग्रुप है तो इसमें अब कोई रेजोनेंस नहीं है, बेंजीन रिंग के साथ कोई रेजोनेंस नहीं है, तो ये बॉन्ड तो ऐसे रोटेट होगा, बिल्कुल होगा, ये बॉन्ड तो ऐसे रोटेट होगा। तो हमने ये बॉन्ड ऐसे रोटेट होगा तो इधर बना दिया हमने CO पे आ गया नेगेटिव और इस पे आ गया प्लस, ठीक है। ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इधर H, ठीक है, ये ऐसे कनेक्टेड है। क्लियर है बेटा, ये ऐसे कनेक्टेड है। अब देखो हमारे पास क्या है इधर, ये जब इसके ऊपर प्लस आता था, जब प्लस आता था तो अगर मान लो कि मैं ऐसा कोई ग्रुप बनाऊं, जैसे मान लो कि हमारे पास ये है या ये ग्रुप है, इन दोनों में अगर हम बात करें तो देखो इधर क्या है हमारे पास कि ये C डबल बॉन्ड OH है। तो मैंने कंजुगेशन कराया, तो कंजुगेशन कराऊंगा तो मैं क्या करूंगा, CO पे आ गया सर नेगेटिव, इस पे आ गया प्लस, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, इधर H। अब इस प्लस को, ये जो प्लस है इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ये ऑक्सीजन भी दे सकता है और रिंग भी दे सकता है, तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन ले लेगा बिकॉज कंजुगेशन में है। तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन लेता है तो रिंग इसको इलेक्ट्रॉन दे देती है, ठीक है। ये इधर है तो ऑक्सीजन को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट इधर क्या होगा, रिंग के साथ तो कॉन्जुगेशन ब्रेक हो चुका है, तो इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, इससे, ठीक है। तो ये जब इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो हमारे पास क्या होगा बेटा, इधर बस खत्म हो गया। अब क्वेश्चन हमारे पास इधर ही हो जाएगा पूरा, इसका निवारण। तो ये आ गया हमारे पास CO माइनस, ये आ गया डबल बॉन्ड O और ये H, इसके ऊपर है प्लस और ये आ गया। अब क्या आप देख पा रहे हो कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, प्लस चार्ज है, तो ये क्या है, अनस्टेबल, ये क्या है, अनस्टेबल। तो इसकी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन प्लस चार्ज नहीं कैरी कर पाएगा, तो ऑक्सीजन बोलेगा कि कार्बन को अगर मैंने दिया है तो मैं भी कमजोर से लूंगा। कमजोर कौन है, हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और H प्लस निकलने के चांसेस अभी बढ़ गए हैं, H प्लस निकलने की टेंडेंसी अभी बढ़ चुकी है। पहले ऐसा नहीं था, बिकॉज ना तो इस ऑक्सीजन के ऊपर इतना प्लस आ रहा था और ना ये H इजीली निकल रहा था। इस वजह से हमारे पास ये H प्लस इजीली निकल जाएगा और जितना जल्दी H प्लस निकलेगा, जितना जल्दी H प्लस निकलेगा उतनी ही एसिडिटी ज्यादा होगी। तो इस ग्रुप की वजह से मतलब इधर H प्लस निकलने की टेंडेंसी बढ़ गई और अगर H प्लस निकलने की टेंडेंसी बढ़ गई तो एसिडिटी भी बढ़ गई। तो हमारे पास कुल मिला के बात यह है कि अगर इधर कोई बल्कि ग्रुप आता है, इधर कोई बल्कि ग्रुप आता है तो ये जो बल्कि ग्रुप है ये प्लस M माइनस M जैसा कुछ नहीं लगेगा इसके ऊपर। इवन इस OCH3 का, अब इसके साथ कंजुगेशन में तो है नहीं तो प्लस M माइनस M कुछ समझना नहीं है, तो OCH3 है तो ओनली माइनस I ही लगेगा, जो कि इधर जो हमारे पास एनायन बन रहा है ये H प्लस निकलने के बाद उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज ही कर रहा है, बिकॉज प्लस M तो लग नहीं रहा क्योंकि ये रिंग के साथ कंजुगेशन भी नहीं ना, तो ये रिंग प्लस M है जो इस ग्रुप पर एप्लीकेबल ही नहीं होगा। क्लियर है। तो कुल मिला के बात यह कि अगर इधर कोई भी बल्कि ग्रुप आता है, अगर कोई भी बल्कि ग्रुप आता है बेटा तो वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। कहां पर आता है, ऑर्थो पर।
सर मेटा और पैरा वाला क्यों काउंट नहीं हो रहा? बिकॉज मेटा और पैरा वाले में इंट्रेंस आएगा नहीं, झगड़ा होगा ही नहीं। इसका मतलब जो करेक्ट ऑर्डर है, करेक्ट ऑर्डर आएगा बेटा, तो सबसे ज्यादा इसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्थो इफेक्ट। तो करेक्ट ऑर्डर आएगा हमारे पास, सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा सी। अगर ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है तो एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो सी आ गया हमारे पास सबसे ज्यादा, बाकी तो फिर है ही वही बी और ए। तो ये है हमारे पास करेक्ट वन। क्लियर है बेटा? तो आई थिंक ऑर्थो इफेक्ट समझ में आ गया होगा आपको। बट एक डाउट होगा आपके दिमाग में कि सर ये तो ठीक है, आपने ये बता दिया कि हमारे पास इधर बल्कि ग्रुप आएगा तो हो जाएगा। बल्कि ग्रुप की डेफिनेशन क्या है? कौन सा ग्रुप बल्कि माना जाएगा? बोलो भाई, क्लियर है? तो इसके लिए सिंपल सा फंडा है हमारे पास। देखो ऑर्थो इफेक्ट क्या है हमारे पास? ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन। सेम फंडा जो भी हमने समझाया ना वही लिखा हुआ है। ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन, जो कि वॉन डेर वाल स्ट्रेन होता है हमारे पास, द ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ OH goes out of the plane with respect to the benzene ring। बेंजीन रिंग के कंपेयर में वो प्लेन से बाहर चला गया। ड्यू टू दिस कंजुगेशन ऑफ कार्बोकैटायन ऑफ द ग्रुप, ये कार्बोकैटायन है, इसका कंजुगेशन क्या हो गया हमारे पास? कम हो गया। ये जो कार्बोकैटायन बनाए हैं, ओ पर क्या आ गया हमारे पास? नेगेटिव। भाई इस ओ पर क्या है? नेगेटिव है। कार्बन के ऊपर प्लस है। कौन सा? ये कंजुगेशन। इस कंजुगेशन की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये जो कंजुगेशन है हमारे पास, एंड बेंजीन रिंग इज स्लाइटली डिमिनिश्ड, तो अब इनका कंजुगेशन क्या हो गया? खत्म ही है ऑलमोस्ट। ठीक है? तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट। तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। अब इस इफेक्ट की वजह से हुआ क्या? नाउ कार्बोकैटायन टेक्स लोन पेयर फ्रॉम सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम। सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम कौन सा है? ये कार्बोकैटायन है। तो इससे मत बोलना अबे इधर से तो इलेक्ट्रॉन लेके इसके ऊपर प्लस आया ही है। अरे इसी ऑक्सीजन ने तो इलेक्ट्रॉन लिया था पाई बॉन्ड का। भाई इसने ही तो, इधर ये ऑक्सीजन ही तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यही वापस दे देगा, तो क्या मतलब है? फिर कंजुगेशन कहां कर रहे हो आप? समझ में आया? तो अब सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम मतलब ये, तो इससे इलेक्ट्रॉन लेने के चांसेस, तो इससे लेगा। नाउ कार्बोकैटायन टेक्स लोन पेयर, एलपी मतलब लोन पेयर, फ्रॉम सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम। सो पॉसिबिलिटी ऑफ H प्लस, सो पॉसिबिलिटी ऑफ H प्लस रिमूव इंक्रीजेज। ठीक है? पॉसिबिलिटी ऑफ H प्लस रिमूवल increases because oxygen does not want H positive charge on it, hence draws electrons from hydrogen। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? सिंपल सा फंडा है। ठीक है? अब हमारे पास देखो ग्रुप विच शोज ऑर्थो इफेक्ट, बल्कि ग्रुप सिंपल से दिख जाएंगे आपको। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। COOH है, ये दिखाएगा। NO2 ग्रुप है, ये भी दिखाएगा, क्योंकि इधर देखो N डबल बॉन्ड O, इधर O। क्लियर है? ये R ग्रुप शो कर रहा है। अब अगर R कर रहा है तो OR भी करेगा, COOR, ये तो सारे बल्कि ग्रुप है। हेलोजन में बस ध्यान देने वाली बात है कि Br और I, Cl और F का बहुत कम ऑर्थो इफेक्ट लगता है, तो वो डोमिनेट नहीं करता है, मतलब वो एसिडिटी के ऑर्डर को चेंज नहीं करता है, इसलिए मैंने उसको इधर नहीं रखा है। अब अगर एमाइन की बात करूंगा तो अगर नॉर्मली NH2 हुआ तो इसका साइज तो बिल्कुल छोटा होता है, तो ये नहीं लगाएगा, बट NHR और NR2 लगाएंगे। मतलब अगर इसमें R ग्रुप आ गया तो लगेगा। क्लियर है बेटा? तो ये आ गया हमारे पास, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। कौन कौन से शो नहीं करेंगे? OH आ गया, NH2 हो गया, CN, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये ऑर्थो इफेक्ट शो नहीं करते। क्लियर है बेटा? चलो भाई, ये बात हो गई हमारे पास एसिडिटी की। नाउ एक पॉइंट लास्ट है हमारे पास कि इन पॉलीएसिडिक, पॉलीबेसिक एसिड, पॉलीबेसिक एसिड का मतलब क्या है? जिनमें एक से ज्यादा H प्लस दे सके। लास्ट पॉइंट से देखना, मैं एसिड की बात कर रहे हैं। पॉलीबेसिक एसिड का मतलब यह है कि जो मोर देन 1 H प्लस डोनेट कर सके। मैं लिख भी देता हूं, पॉलीबेसिक का मतलब क्या है? मोर देन 1 H प्लस डोनेट। ठीक है? जो एक से ज्यादा H प्लस डोनेट करते हैं, कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीबेसिक एसिड। सक्सेसिव एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का ऑर्डर क्या आएगा हमारे पास? इंक्रीजिंग आएगा। क्या आएगा बेटा? इंक्रीजिंग। Ka की जो वैल्यू है ऑलवेज है Ka1, Ka2, Ka3, ये आएगा हमारे पास। क्यों आएगा? देखो सिंपल सा फंडा है। मान लो मैं ऑक्जेलिक एसिड लेता हूं, C डबल बॉन्ड O, OH, इधर आ गया हमारे पास C डबल बॉन्ड O, OH। ठीक है? जब IUPAC पढ़ा था तो मैंने ओम्स गैप करके आपको बताया था, तो वो सारे
कौन से हमारे पास पॉलीबेसिक एसिड ही है, ठीक है। तो अगर इसमें हम बात करें तो देखो बेटा क्या होगा हमारे पास, एक H+ निकाला हमने, ठीक है, एक H+ निकाला तो क्या होगा हमारे पास C डबल बॉन्ड O माइनस कोई सा भी निकाल दो सेम ही है, इधर C डबल बॉन्ड OH, ये आ गया। इसको क्या बोला मैंने, Ka1 फर्स्ट है तो Ka1 बोल दिया। अब फिर से इसमें से एक H और निकालते हैं, इसमें से एक और H निकालते हैं, एक H और निकाला तो इस टाइम हमारे पास बोल दिया मैंने Ka2। तो ये क्या हो गया हमारे पास C डबल बॉन्ड O माइनस, और इधर भी आ गया C डबल बॉन्ड O माइनस। कॉमन सेंस बोलता है कि अगर कोई एनायन है तो उसमें से H+ निकालने में तो और प्रॉब्लम आएगी कंपेयर टू न्यूट्रल के। बात समझ आ रही नहीं आ रही भाई, इधर -1 चार्ज आया, अब -1 में से एक H+ निकाल के आप -2 कर रहे हो, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर बढ़ता जाएगा तो एनर्जी इंक्रीज होगी और स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, जो कि कोई नहीं चाहेगा। बात समझ में आ रही, इसलिए Ka1 की वैल्यू ज्यादा होती है Ka2 से। अगर तीसरा भी H+ जैसे H3PO4 की बात करें अपन, तो उसके लिए Ka1 की वैल्यू ज्यादा होती है Ka2 से, Ka2 की वैल्यू ज्यादा होती है Ka3 से। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, क्लियर है बेटा। तो ये हमारे पास ऑलवेज सही है, क्योंकि इधर -1 इधर -2, तो 2 चार्ज आ रहा है। तो ये किसकी वजह से है बेटा, बिकॉज एनायन से नेगेटिवली चार्ज आयन से H+ निकाल रहे हो, मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहे हो आप भाई, इसमें से H+ का निकलने में और ज्यादा प्रॉब्लम है। क्यों है, इधर मैग्नीट्यूड क्या है -1, इधर कितना है -2, तो मैग्नीट्यूड नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है ना। और मैंने स्टार्टिंग से एक ही पॉइंट बोल रहा हूं, चार्ज मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब स्टेबिलिटी कम। बात समझ में आ रही है बेटा, क्लियर है। तो ये हमारे पास आ गया। अब आता है हमारे पास बेसिसिटी, किसकी बात करेंगे बेटा, बेसिसिटी। तो बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एमाइंस की हम नॉर्मल जनरली बात करेंगे, ठीक है। बट अगर मैं आपको बताऊं तो हमने ये पढ़ चुके हैं थोड़ा, एमाइन की बेसिसिटी हमने आई इफेक्ट जब पढ़ा था तब बताया था। तो सिंपल सा पॉइंट है वही सेम अभी भी कि PHNH2 या फिर RNH2 की अगर हम बात करें, RNH2 में लेता हूं, ठीक है। तो ये H+ इसने एक्सेप्ट किया, और H+ एक्सेप्ट करने के बाद में क्या बनाया, इधर ये बनाएगा इसका कंजुगेट कैटायन। क्या बनाएगा बेटा, कॉन्जुगेट कैटायन। तो ये बनाया इसने RNH3+, इधर जो डिसोसिएशन को मतलब जो बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट बोले अपन, या बेस के लिए जो कांस्टेंट यूज करते हैं अपन इक्विलिब्रियम के लिए, वो क्या है बेटा, Kb। क्या है बेटा हमारे पास, Kb। तो ये जो Kb है ये किस पे डिपेंड करेगा, कैटायन की स्टेबिलिटी पर। किस पे डिपेंड करेगा, कैटायन की स्टेबिलिटी पर। तो पहले ही बताया था मैंने, A फॉर एसिड, A फॉर एनायन। तो एसिड के लिए एनायन की स्टेबिलिटी देखते हैं, और बेस के लिए कैटायन। और कैटायन किस पे डिपेंड करता है, प्लस वालों को, प्लस वाले उसको स्टेबल करते हैं और माइनस वाले अनस्टेबल करते हैं। तो सिंपल सा फंडा है कि प्लस को प्लस स्टेबल करेगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी नहीं, बेसिसिटी ऑफ एमाइंस, या बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट कैटायन, कॉन्जुगेट कैटायन, ठीक है, कैटायन, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं कंजुगेट एसिड, कंजुगेट कैटायन, या फिर ये क्या है हमारे पास, कॉन्जुगेट एसिड है। ये बेस है तो ये कंजुगेट एसिड। कैसे पता चलता है सर ये कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस, तो बेटा अगर ओनली एक H+ का मतलब एक H+ का अगर डिफरेंस है तो वो एक दूसरे के कंजुगेट पेयर होते हैं। अगर ये बेस है, इसने एक H+ एक्सेप्ट किया है, तो ये हमारे पास बेस है, और इस जो प्रोडक्ट बनाया वो क्या होगा, एसिड। और इसमें से अगर मैं एक H+ निकाल देता हूं तो ये हमारे पास ये है एसिड, और ये इसका कंजुगेट बेस। क्लियर है बेटा, ठीक है भाई। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैटायन की बात आ गई, तो +M+I, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा बेटा, नेगेटिव वालों के, -M-I। क्लियर है। तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास, बिल्कुल सिंपल सा। क्लियर है, ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं। और क्या है इसमें, और चीजें ऐड करना चाहो तो आपको पता है कि बेसिसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Kb के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा Pkb के, ठीक है। ये मैं बता चुका हूं आपको। Kb P आते ही उल्टा हो जाता है, Kb किसके लिए होता है, बेस के लिए,
पीकेबी किसके लिए होगा, एसिड के लिए। बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है, क्लियर है। और बेसिसिटी की पीएच जितनी ज्यादा होती है उतना ही बेसिक होता है। तो ये आपसे कुछ भी पूछे हो आप बता सकते हो बेटा, क्लियर है। तो अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम फिर से। ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस F माइनस, ठीक है। तो सिंपल सा पॉइंट है, आप क्या करोगे सर, इनके तो हमें बेसिसिटी का तो नहीं पता, बट अगर इसमें एक एक आपको ये देख के पता लग रहा होगा सर, ये अगर HF होता H2O NH3 Ni, मतलब पहले से एनायन है, तो क्या करो सबको पहले एक HH दे दो, एक क्या दे दो HH। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम, सबसे पहले ऐड H प्लस, तो H प्लस ऐड किया मैंने, तो क्या बना हमारे पास, ये बना CH4, ये बना हमारे पास NH2 नहीं NH3, और ये हमारे पास H2O, और ये हमारे पास बना HF। अब इनके बारे में क्या बता सकते हो, इनकी सर हम एसिडिटी बता सकते हैं, इनकी एसिडिटी बता सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया है। एसिडिटी एक ही पीरियड के हैं, तो पीरियड में तो सर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, क्योंकि आपने बताया था कि पीरियड में ही चीजें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से देखते हैं, तो पीरियड में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास, एसिडिटी आ गई ये। और आपने पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा, तो मैंने तो पहले बोला हुआ है, फिर से बोल रहा हूं कि जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ध्यान से सुन लेना, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कंजुगेट बेस उतना ही वीक होगा, या उल्टा बोल सकते हो कि जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसका कंजुगेट एसिड उतना ही वीक होगा। क्लियर है, मतलब स्ट्रॉन्ग का कंजुगेट वीक होगा, वीक का कंजुगेट स्ट्रॉन्ग होगा। बात समझ में नहीं आई, तो ये हमारे पास एसिडिटी आ गई। तो अब जब मैं इनके कंजुगेट बेस की बेसिसिटी की बात करूंगा, तो बेसिसिटी क्या हो जाएगा, जब हम इसके कंजुगेट बेस की बेसिसिटी की बात करेंगे तो ये आ जाएगा CH3 माइनस, ये आ गया NH2 माइनस। सर कंजुगेट क्यों बोल रहे हो, बिकॉज इधर एक H प्लस का डिफरेंस है, देख लो इसमें CH4 एक H प्लस निकाल दिया तो माइनस आ गया और 3। क्लियर है बेटा, इधर क्या आ गया हमारे पास OH माइनस, और इधर आ गया F माइनस, तो बेसिसिटी इसका जस्ट अपोजिट ये आ जाएगा। क्लियर है, तो ये आ गया हमारे पास बेसिसिटी। तो अगर एनायन वगैरह दे रखा हो H प्लस एसिड बनाओ और उसका उल्टा कर दो। क्लियर है, तो वैसे तो नोट पॉइंट लिखा हुआ है इधर देखो कि ए स्ट्रॉन्ग बेस ऑलवेज हैज वीकर कंजुगेटिव एसिड। वीक क्या रहेगा उसका, कंजुगेट एसिड रहेगा। बट मैं आपको इधर भी लिख देता हूं, इधर लिख देते हैं हम, किससे लिखते हैं, इससे लिखते हैं, जितना नोट पॉइंट लिख देता हूं इधर अपनी लैंग्वेज में भी, जिसको जैसा समझना है वो समझे बेटा, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, नोट, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ही वीक उसका कॉन्जुगेट बेस होगा, उतना ही वीक उसका कॉन्जुगेट बेस होगा। क्लियर है, और इसका उल्टा भी सही है, इसका उल्टा भी एप्लीकेबल है। क्लियर है बेटा, तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कंजुगेट बेस वीक, और अगर वीक एसिड है तो कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है, CH3 माइनस PH2 माइनस SH माइनस Cl माइनस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, तो इसमें भी माइनस दे रखा है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में वही सेम क्या करो, H प्लस। देखो बेसिसिटी की बात कर रहा हूं, मतलब बेसिसिटी का ही ऑर्डर लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, ये कंफ्यूज नहीं होना है सर ऑर्डर किसका लिखे। क्लियर है बेटा, तो अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड H प्लस, तो H प्लस हमने ऐड किया तो क्या बनेगा, CH4, ये बना CH4, इधर बना हमारे पास PH3, इधर बना हमारे पास H2S, और इधर हमारे पास बना HCl। क्लियर है, अब आपको एक चीज दिख रही होगी, सर ये तो मतलब अलग बिरादरी का है, ठीक है, अलग बिरादरी मतलब अलग कैटेगरी का हो गया ना, ये सेकंड पीरियड का है, बाकी तीनों क्या है, थर्ड पीरियड के। ये तीनों किसके हैं बेटा, थर्ड पीरियड के। बात समझ में नहीं आ रही, ये तीनों किसके हैं, ये थर्ड पीरियड है तीनों का, ये थर्ड पीरियड के। अगर थर्ड पीरियड के हैं, एक ही पीरियड है, तो मैं किससे बता सकता हूं क्वेश्चन, बताओ भाई किससे बता सकते हैं हम, सर अगर थर्ड पीरियड का है
तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से बता सकते हैं। तो अगर मैं एसिडिटी की बात करता हूं तो एसिडिटी क्या आ जाएगी हमारे पास, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी Cl की है, फिर सल्फर, फिर P, तो ये आ गया हमारे पास HCl सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, देन आएगा H2S और देन आएगा PH3। और आपको पता है, अब देखो P है इधर और इधर क्या है N, P और N है। अब ध्यान से समझना, P और N है तो इनमें अगर डाउन टू ग्रुप अगर एसिडिटी हम देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से नहीं देखते हैं। डाउन टू ग्रुप अगर हम एसिडिटी देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से नहीं देखते हैं, किससे देखते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ। कोई भी प्रॉपर्टी हो बॉन्ड स्ट्रेंथ से देखो आप, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज नहीं करूंगा स्टार्टिंग से एंड तक, चाहे फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कोई भी पोर्शन हो। अगर कोई भी प्रॉपर्टी ग्रुप के अलोंग देखनी है तो हम किससे देखते हैं बेटा, बॉन्ड लेंथ से देखते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से तो बिल्कुल नहीं देखेंगे, और अगर पीरियड में देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो अगर मैं NH3 और PH3 की बात करता हूं तो हमारे पास जो एसिडिटी आएगी क्या आएगी, PH3 की एसिडिटी ज्यादा है NH3 से। और अगर मैं इधर बात करूं CH4 और NH3 में, तो इन दोनों में अगर बात करोगे तो यह आएगा, क्योंकि ये तो सेम पीरियड के हैं। तो NH3 स्ट्रॉन्ग एसिड है CH4 से, और NH3 वीक एसिड है PH3 से, तो CH4 इससे तो अपने आप ही वीक हो गया। तो इधर लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास CH4। तो ये आ गया हमारे पास एसिडिटी। तो अब बेसिसिटी क्या आएगा, इसका उल्टा। तो बेसिसिटी आ गई हमारे पास, क्लियर है, Cl माइनस सबसे गंदा, फिर आएगा SH माइनस, देन PH2 माइनस और देन R माइनस। R माइनस मतलब CH3। इसीलिए बेटा R माइनस होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे ही एसिडिक हाइड्रोजन दिखा तुरंत रिएक्ट कर लेते हैं। RMGX में आएगा, बहुत ज्यादा यूज आता है इसका, क्लियर है बेटा। चलो भाई नेक्स्ट अगर हम देखें OH माइनस SH माइनस में तो सेम जैसा भी किया हमने वैसे हो जाएगा इजीली, कोई पंगा ही नहीं इसमें। तो बेटा वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सोल्व करे सारे, ठीक है। एड H प्लस, तो H प्लस एड किया हमने, क्या बना H2O, ठीक है, और ये बना हमारे पास H2S। तो अगर इन दोनों में एसिडिटी देखूं मैं तो सेम ग्रुप है, क्या है बेटा, ग्रुप सेम है, तो बॉन्ड लेंथ से देखते हैं। बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा H इजीली रिमूव होगा, क्योंकि बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा। तो ये आ गया हमारे पास एसिडिटी, तो बेसिसिटी इसका उल्टा। ध्यान रखना, मैं बता देता हूं, बार बार एक ही लाइन बोल रहा हूं, ये इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज आप लोग मिस्टेक करते हो। बात समझ में आ रही है बेटा। तो क्या होगा हमारे पास कि जब कभी भी ग्रुप में देखते हैं तो किससे नहीं देखनी है प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से नहीं देखनी है, क्लियर है बेटा। चलो भाई नेक्स्ट बात करते हैं हम। ये आ गया हमारे पास CH3 CH2 माइनस, CH2 CH माइनस, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। तो सेम ही एटम है ये, तो मतलब कार्बन ही है तीनों। फिर से वही क्या करते हैं, सेम एनायन है तो सबका सेम ही कॉन्सेप्ट है। एड H प्लस, H प्लस एड किया भाई हमने, तो क्या बना CH3 इथेन, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इधर बन गया हमारे पास इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH। एसिडिटी का ऑर्डर लिख सकते हो, बिल्कुल सर सेम ही एटम है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से भी बता सकते हैं हम। तो एसिडिटी का ऑर्डर क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी है 3.25, इसकी 2.75, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.5। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं, तो जिस भी बच्चे ने क्लास पूरी अटेंड की है उनको पूरा सही से पता लग रहा होगा। मैंने बार बार बोला है कि sp हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.25, sp2 की 2.75 और sp3 की 2.5, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर चैप्टर में यूज आएंगी चीजें, क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग एसिडिटी हमारे पास ये हो गया, तो बेसिसिटी जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्लियर है बेटा। तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा हमारे पास, बेसिसिटी आ जाएगा CH3 CH2 माइनस, CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस और CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, क्लियर है बेटा। ये हमारे पास आ गया है बेसिसिटी, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें CH3 CH2 CH2 NH2 CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 NH2 CH, ये हमारे पास दे रखा है। तो देखो फिर से अब क्या आ गया हमारे पास, अब तो एमाइन न्यूट्रल है, तो सिंपल सा फंडा है। देखो जब हम बेसिसिटी की बात करी तो क्या कैटायन की स्टेबिलिटी बिल्कुल सही है। कैटायन की स्टेबिलिटी, कैटायन बना कैसे, जब इस नाइट्रोजन ने H प्लस को इलेक्ट्रॉन दिए, मतलब जितना इजीली
ऑर्गेनिक बेस क्या होता है? लोन पेयर देने वाला। मैंने पहले बताया था आपको कि ऑर्गेनिक में बेस हमें लोन पेयर देने वाला, या फिर उसको ऐसा बोल सकते हैं कि H प्लस एक्सेप्ट करने वाला, क्योंकि वो लोन पेयर किसको देगा? H प्लस को, तभी वो बेस होगा। क्लियर है बेटा? तो OH माइनस देने वाले इधर आपको बेस बहुत कम मिलेंगे। ठीक है बेटा? तो इधर हमारे पास जितना इजीली ये लोन पेयर डोनेट करेगा उतना अच्छा एसिड होगा। क्लियर है बेटा? सॉरी, उतना अच्छा बेस होगा। जितना इजीली H प्लस डोनेट करे, जितना इजीली लोन पेयर डोनेट करेगा उतना अच्छा बेस होगा। अभी ध्यान से सुन लेना, जितना इजीली लोन पेयर डोनेट करेगा उतना अच्छा बेस होगा। क्लियर है बेटा? अब अगर हम देखें तो वही देखो, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, इधर भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, इधर भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर। तो क्या करना है? इनका कंजुगेट एसिड बनेगा और उसकी स्टेबिलिटी देखनी है। तो यही प्लस 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 ये बना दिए मैंने। ऐसे बनेंगे नहीं, ऐसे नहीं कि अपने आप से आ जाएंगे। ये क्या बनेगा? इधर बनेगा NH3 प्लस, इधर भी क्या बनेगा? चलो बना देता हूं, ठीक है? नहीं तो आप बोलोगे सर कैसा बन गया। ठीक है, इसमें बता रहा हूं, आगे फिर मैं प्लस लगाऊंगा डायरेक्टली। क्या हो जाएगा हमारे पास? CH3 CH2 CH2 NH3 प्लस, क्योंकि H प्लस एक्सेप्ट करेंगे अगर ये बेस की तरह काम कर रहे हैं। दूसरा बना हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 NH2 NH3 प्लस, और तीसरा भी हमारे पास क्या बनेगा? CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2, और ये आ गया हमारे पास NH3 प्लस। क्लियर है बेटा? ये हमारे पास बन के। अब अगर हम इसमें देखें तो कैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है, क्योंकि बेसिसिटी के लिए क्या बताया था? बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस M प्लस I, बिकॉज कैटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस M माइनस I। तो माइनस M माइनस I दिख रहा है क्या आपको? नहीं, माइनस M माइनस I वाला कोई भी फंडा नहीं है इधर। क्यों? क्योंकि कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, बात समझ आ गई बेटा? तो अब देखो इधर इस वाले ग्रुप का CH3, देखो ये वाला पार्ट तो सेम है, ये पार्ट तीनों में सेम है, तो मैं इसकी बात नहीं करूंगा। इसके अलावा जो पार्ट है उसकी बात करेंगे। तो इस ग्रुप का कौन सा इफेक्ट? sp3 हाइब्रिडाइज है प्लस I, sp2 हाइब्रिडाइज है तो माइनस I। ठीक है, इधर CH ट्रिपल बॉन्ड C, ये sp हाइब्रिडाइज है माइनस I, बट माइनस I की बात करेंगे तो इसका माइनस I ज्यादा होगा और इसका माइनस I कम होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से देखते हैं, सिंपल सा फंडा। ये कितना है? 2.75 sp2 हाइब्रिडाइज, और ये हमारे पास 3.25। कितना है बेटा? 3.25। तो सबसे ज्यादा माइनस I इसमें लग रहा है, तो ये सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, और अगर लीस्ट स्टेबल है तो बेसिक भी क्या होगा? कम होगा। तो अगर हम बात करें इसको A, इसको अगर हम A बोले तो इसको V बोला जाएगा, और इसको हमें C कहना पड़ेगा। तो क्या आएगा बेटा? बेसिसिटी का ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास। बेसिसिटी सबसे ज्यादा एसिडिक A, बिकॉज प्लस M दिख रहा है इसमें, तो भर भर के आपको, तो ये आ गया A सबसे ज्यादा, देन B, बिकॉज B में माइनस I कम लग रहा है कंपेरेटिव C के। नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक बढ़िया सा क्वेश्चन है कि एलिफेटिक एमाइंस आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक एमाइंस, व्हाई? ठीक है, इवन एलिफेटिक एमाइंस एंड अमोनिया, NH3 भी लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि अमोनिया एंड एलिफेटिक एमाइंस ज्यादा बेसिक होते हैं एरोमेटिक एमाइंस से, व्हाई? ये आपको 12th क्लास में भी क्वेश्चन मिलेगा, इवन बोर्ड में भी आने के चांसेस होते हैं, और सभी एग्जाम में आ चुका है, सभी में आ चुका है। नीट ले लो, मेंस ले लो, एडवांस ले लो, कोई भी, सभी में आ चुका है। और ऐसा नहीं कि एक बार ही आया है, ठीक है, बहुत बार आ चुका है स्टेटमेंट, बहुत बार, मतलब हर एग्जाम में 4 से 5 बार स्टेटमेंट आ चुका है, हर 2 से 3 साल में रिपीट होता है ये चीज। क्लियर है बेटा? तो अगर इसकी हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ट्रिपल स्टार लगाते हैं बेटा। ठीक है, और ये स्टार बनाने का ट्राई ना करे घर पर, ठीक है, क्योंकि ये टाइम लेवा हो सकता है। चलो भाई सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा पता है हमें कि अगर हम बात करें बेसिसिटी की, तो बेसिसिटी वो होता है जो इजीली H प्लस दे सके, किसको? सॉरी, जो इजीली लोन पेयर दे सके H प्लस को, वो होता है हमारे पास बेसिसिटी। जो इजीली लोन पेयर दे किसको बेटा? H प्लस को। जो इजीली, जितना इजीली लोन पेयर देगा उतना अच्छा बेसिक होगा। या इसी चीज को हम ऐसा बोल सकते हैं कि कंजुगेट कैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना अच्छा बेसिक होगा। तो सबसे पहले बात करें हम अमोनिया की। किसकी बात करें बेटा? अमोनिया की। तो ये आया हमारे पास अमोनिया NH3। NH3 है भाई साहब, इसने H प्लस दिया
तो इसका कंजुगेट बेस बना हमारे पास NH4+। क्या बन गया? NH4+। क्लियर है? इधर H लगा देता हूं मैं, और ये आ गया हमारे पास NH3। इसी टाइप का बना रहा हूं क्योंकि मैं सभी की स्टेबिलिटी ऐसे ही बात करूंगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें एलिफेटिक एमाइंस की, मतलब RNH2 ही लिया है मैंने, सिंपल। ठीक है, ये भी नाइट्रोजन के लोन पेयर H+, इसने एक्सेप्ट किया तो इधर क्या बना? R, और ये आ गया हमारे पास NH3+। क्लियर है? लास्ट है हमारे पास एरोमेटिक एमाइंस। तो एरोमेटिक एमाइंस में क्या बात करेंगे हम? ये आ गया हमारे पास NH2, नाइट्रोजन के लोन पेयर प्लस H+। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास? NH3+। क्लियर है? ये आ गया हमारे पास। ये क्या है? एलिफेटिक एमाइन। एलिफेटिक क्या होते हैं ये सब क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हम। ठीक है, और ये क्या हमारे पास? एरोमेटिक। क्लियर है? एरोमेटिक पूरा अच्छे से हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम ले लेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम लाइव क्लास लूंगा मैं मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट वगैरह भी देखे मैंने, तो उसमें काफी बोल रहे थे, और हमारा लास्ट लेक्चर भी होगा जीओसी का, तो इसलिए भी हम लाइव लेने का ट्राई करेंगे पूरा। ठीक है बेटा, तो ये आ गया हमारे पास एरोमेटिक। तो अगर एरोमेटिक की बात करें तो अब क्या होगा हमारे पास? देखो इधर NH3+ H+ है, तो ये H+ इसने एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। क्लियर है बेटा? नाइट्रोजन के लोन पे रहे, तो इधर अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो H का कौन सा इफेक्ट? 0। ठीक है, R का कौन सा इफेक्ट है बेटा? +I। NH3 क्या कंजुगेशन में है? नहीं है। ऐसा नहीं कि प्लस सिंगल डबल बॉन्ड, अगर आप इसमें कंजुगेट कर रहे हो तो बेटा आप रॉन्ग कर रहे हो, क्योंकि ये चीज मैं पहले लिखा चुका हूं आपको स्पेशल पॉइंट में, इधर नोट लिखा के दूसरा पेज में अलग से लिखाया था जब कंजुगेशन पढ़ाया था। ठीक है, अगर याद हो आपको तो इधर की साइड बताया था मैंने। ठीक है, मेरे को इतना भी याद है। तो इसमें क्या करना है कि अगर आप इसमें कंजुगेशन करते हो तो देखो क्या प्रॉब्लम है। ये हमने किया, ये NH3+ की बोलते हो सर प्लस सिंगल डबल बॉन्ड, अल्टरनेट पोजीशन तो है, अल्टरनेट पे है, तो सर कंजुगेशन होगा, क्योंकि स्टार्टिंग से यही बोल रहे हो। बिल्कुल सही बात है। तो अगर कोई बंधु ऐसा करता है, इधर कंजुगेशन करवाएगा, तो उसने पूरी केमिस्ट्री अलग से बनाई है, मतलब उसके घर पे केमिस्ट्री की एक बुक होगी जो उनके लिए, उस बंदे के लिए स्पेशल होगी। ठीक है, और उसके लेखक भी वही खुद ही होंगे। ठीक है, राइटर। क्यों? प्लस सिंगल डबल बॉन्ड, तो ऐसे रोटेट करोगे तो इधर आ गया डबल बॉन्ड N, इधर H, इधर H, इधर H, और इधर आ गया हमारे पास प्लस चार्ज, और ये लग गया डबल बॉन्ड। क्लियर है? अब देखो ये नाइट्रोजन भाई साहब क्या हो गया, इधर 5 बॉन्ड बना रखे हैं इसने। नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे? 5। और ऐसा पॉसिबल हमारी ऑर्गेनिक में तो है नहीं, आपके पास अलग हो तो पता नहीं। पेंटावेलेंट। तो अगर कोई बंधु अलग से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहा हो, कोई नई, ठीक है, जो उस तक ही हो, उसके ही, जो खुद ही कोई एग्जाम देगा, खुद का बनाया हुआ पेपर, खुद का एग्जाम होगा, खुद का बनाया हुआ पेपर होगा, घर पर ही पेपर होगा, खुद कॉपी चेक करेगा, उसी का क्वेश्चन सही हो सकता है, अदरवाइज इसके सही होने के चांसेस नहीं है। तो ये आ गया हमारे पास NH3+। ठीक है, NH3 है, तो ये क्या हो गया बेटा? पेंटावेलेंट। क्या है? पेंटावेलेंट, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए कंजुगेशन भी पॉसिबल नहीं है, तो ये कंजुगेटेड नहीं है। और बेंजीन रिंग में सभी कार्बन कौन से है? sp2 हाइब्रिडाइज, तो इसलिए इसका लग रहा है -I। तो अगर आप इन कैटायंस की स्टेबिलिटी देखो तो आपको समझ में आ रहा है सबसे ज्यादा स्टेबल, इसको अगर मैं C बोलूं, इसको बोलता हूं मैं C, इसको बोलता हूं B, और इसको बोलूं मैं A। तो स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा हमारे पास? स्टेबिलिटी, कैटायन की स्टेबिलिटी अगर हम देखें तो सर सबसे ज्यादा स्टेबल आएगा B, एलिफेटिक एमाइन, बिकॉज प्लस लग रहा है। देन आएगा हमारे पास A, और देन आएगा हमारे पास C। ये आ गया BAC। क्लियर है बेटा? ये आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सर ये तो बात हो गई कैटायन की स्टेबिलिटी, अब कैटायन बना कैसे? H+ एक्सेप्ट करके। तो ये भी तनिक देख लिया जाए कि कैसे H+ देने की, मतलब H+ को लोन पेयर देने का मन किसका ज्यादा है, दिल से कौन H+ दे रहा है। तो अगर इसको देखे तो ये तो बोल रहा है भाई न्यूट्रल है, अपन H को नाइट्रोजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, किसी को दो नहीं दो हमें कोई मतलब नहीं है।
तो इजिली देगा। ये आर जो है ये सपोर्टिव नेचर का है, बोल रहा है कि यार अगर किसी का भला हो रहा है तो कर दो, क्या दिक्कत है। तो ये प्लस आई कर रहा है, तो ये प्लस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है नाइट्रोजन के पास, तो ये H प्लस को इलेक्ट्रॉन देने के लिए प्रेरित कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। और इधर तो ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ही नहीं, सही से नहीं है, मतलब ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है ये ओनली नाइट्रोजन के पास नहीं है, ये इधर भी कंजुगेटेड है। ये डबल लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड, तो ये इधर घूमेंगे, ये इधर घूमेंगे, ये इधर घूमेंगे। तो ये जब H प्लस नाइट्रोजन के पास जाएगा तो कभी इसको नाइट्रोजन के पास लोन पेयर मिलेंगे और कभी नहीं भी मिलेंगे, तो खाली हाथ भी आना पड़ेगा। तो ये जो लोन पेयर है ये डीलोकलाइज लोन पेयर है। कैसे लोन पेयर है? डीलोकलाइज लोन पेयर है, एलपी। ठीक है, जबकि इधर कौन से हैं? लोकलाइज लोन पेयर। ये लोकलाइज लोन पेयर है। तो दो रीजन मिल गए हमें, ये भी कौन से? लोकलाइज। तो अमोनिया और एलिफेटिक एमाइन में लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन्स आर लोकलाइज, बट इन एरोमेटिक एमाइंस लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन्स आर डीलोकलाइज। ठीक है, तो एक तो ये रीजन हो गया जिसकी वजह से बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एमाइंस आर लेस देन कंपेयर टू एलिफेटिक एमाइंस एंड अमोनिया। फर्स्ट पॉइंट ऐसे लिखना। सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे आप कि इन कंजुगेट कैटायन फॉर्मेशन अमोनिया एलिफेटिक एमाइंस की जो कैटायन है कंजुगेट कैटायन इज स्टेबलाइज बाय प्लस आई या प्लस इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ आर ग्रुप, बट इन एरोमेटिक एमाइंस पीएच ग्रुप कौन सा इफेक्ट लग रहा है बेटा? माइनस आई, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट विच इज डीस्टेबलाइज ऑफ कैटायन, या मतलब अनस्टेबल बना रहा है। ठीक है, इसलिए कैटायन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल एलिफेटिक एमाइंस का कैटायन है, देन हमारे पास अमोनिया का, और लास्ट में हमारे पास एरोमेटिक एमाइंस का। क्लियर है बेटा? तो स्टेबिलिटी 2 पॉइंट आ गए, ये 2 पॉइंट लिखना और लास्ट में कंक्लूजन लिख देना कि ये है। क्लियर है बेटा? तो आपको सब्जेक्टिव पेपर होता है पूरे मार्क्स, और अगर आप अपने नीट वाले एग्जाम की बात करेंगे या फिर नीट की बात करेंगे, ठीक है, मेंस एडवांस की तो इधर नहीं करेंगे हम। हाँ, तो सिंपल सा फंडा है, क्या करना है बेटा आपको? ये दो रीजन है। पहला रीजन क्या है कि लोकलाइज डीलोकलाइज, सॉरी डीलोकलाइज और दोनों में लोकलाइज, और इधर ये स्टेबिलिटी, ये दो रीजन है जिसकी वजह से एलिफेटिक एंड अमोनिया आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक एमाइंस। क्लियर है बेटा? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत अच्छे तरीके से हमने इसका रिप्लाई भी कर दिया है। तो मैं आंसर भी लिख देता हूं एक बार, बिकॉज पॉइंट नंबर वन क्या है हमारे पास? स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट कैटायन बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट कैटायन। ठीक है, वो आपको ऑर्डर लिखा हुआ है, और सेकंड लिखेंगे हम इधर लोन पेयर एलपी बिकॉज ऑफ लोन पेयर ऑफ एरोमेटिक एमाइंस आर डीलोकलाइज while या फिर बट इन एलिफेटिक एमाइंस एंड अमोनिया, बट इन एलिफेटिक एमाइंस एंड अमोनिया एरोम लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम आर लोकलाइज। क्लियर है बेटा? क्लियर है? तो ये हमारा रीजन हो गया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो ये आ गया हमारे पास एनिलीन, नोट पॉइंट लिखा हुआ है अच्छे से। एनिलीन इज वीकर बेस देन NH3 बिकॉज एनिलीन हैज डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। तो इसमें से क्या हटाना पड़ेगा हमें? एनिलीन इज वीकर बेस देन
लेस हटा देना, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ, इसके लिखने की उधर जरूरत नहीं है, हम इधर ही लिख देंगे। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट लिख दिया है मैंने पहले वैसे तो लास्ट वाले पेज पर ही। ठीक है कि हमारे पास एनिलीन वीकर बेस है देन अमोनिया, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो अमोनिया एनिलीन है उसमें क्या है, डी लोकलाइज लोन पेयर है। कैसे बेटा? डी लोकलाइज वीकर बेस। क्लियर है? तो ये आ गया हमारे पास वीकर बेस। हाँ भाई ठीक है, चलो ये आ गया हमारे पास। क्लियर है? देन एनिलीन हैज डी लोकलाइज लोन पेयर। चलो नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसका करना है हमें क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। तो इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं कि मोर डीलोकलाइजेशन, मोर डीलोकलाइज लोन पेयर, डीलोकलाइज लोन पेयर, इसका मतलब ले या वीक बेस। क्लियर है बेटा? तो ये हमारे पास आ गया कंक्लूजन कि जितने ज्यादा लोन पेयर डीलोकलाइज होंगे उतनी बेसिसिटी क्या होगी, कम होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है किधर, तो इसको सॉल्व करें तो PHNH2 मतलब ये है हमारे पास NH2, दूसरा है PH2NH, ये है। ठीक है, तीसरा है PH3N, इधर बना पाएंगे क्या? लास्ट है हमारे पास CH2 देन CH2 और फिर दे रखा है हमारे पास NH2। क्लियर है? या इवन अगर ये भी नहीं होता और अगर ये भी होता, ठीक है, एक और बढ़ा दिया है मैंने, एक एक्स्ट्रा कर दिया बेटा। इसमें अगर बेसिसिटी की बात करें तो देखो ये लोन पेयर इसके साथ कंजुगेशन में है, इसके साथ डीलोकलाइज, इधर दो रिंग में डीलोकलाइजेशन हो रहा है नाइट्रोजन के लोन पेयर का, इसमें भी जाएंगे और इसमें भी जाएंगे। क्लियर है? इसमें ओनली इस रिंग के साथ जा रहे हैं, इधर तीन तीन में जाएंगे, ज्यादा डीलोकलाइजेशन है, मोर माइनस आई है। ठीक है, इधर आप देखोगे तो ये कौन से हमारे पास लोकलाइज लोन पेयर, लोकलाइज है, इधर कोई कंजुगेशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? सिंगल सिंगल और फिर लोन पेयर है। बात समझ में आ रही है? लोन पेयर सिंगल सिंगल डबल बॉन्ड, तो हमारे पास अल्टरनेट पोजीशन पर नहीं है, तो कोई कंजुगेशन नहीं हो रहा है लोन पेयर का। ठीक है, इधर भी क्या है हमारे पास, ये भी लोकलाइज है। और अगर आप बात करो तो इस ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई, इधर भी क्या लगेगा, इसका लगेगा माइनस आई, बट इधर डिस्टेंस क्या है, ज्यादा, दो CH2 आ गए, इधर डिस्टेंस क्या है, कम, तो इसका माइनस आई ज्यादा लगेगा कंपेयर टू इसके। तो अगर मैं बेसिसिटी की बात करता हूं तो हमारे पास बेसिसिटी का ऑर्डर आए, सॉरी उल्टा हो गया था ना, तो इनका नेम ही लिख देता हूं मैं। इसको बोला मैंने A, इसको बोलते हैं हम B, इसको कहेंगे C, इसको बोलना पड़ेगा D, और ये हो जाएगा E। तो अगर बेसिसिटी की अगर हम बात करते हैं तो बेसिसिटी का हमारा जो ऑर्डर आएगा वो आ जाएगा सबसे ज्यादा E, देन D, देन C, नहीं D के बाद E D, देन आएगा A, और A के बाद B, और सबसे गंदा बेस है हमारे पास C। क्लियर है बेटा? EDABC। क्लियर है बेटा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये आ गया हमारे पास, तो NH2 है, इधर H माइनस M, OH का कौन सा, प्लस M, तो ये तो बहुत इजी हो गया। बोलो भाई क्लियर है? ABC करो और आंसर लिखो। प्लस कैटायन को स्टेबलाइज करता है, माइनस अनस्टेबल करता है, तो सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा हमारे पास C, देन आएगा A, और देन लास्ट में होगा हमारे पास B, बिकॉज B में लग रहा है माइनस M, जो कि कैटायन की स्टेबिलिटी को क्या करेगा बेटा, कम करेगा। क्या करेगा? कम करेगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई,
नेक्स्ट है हमारे पास, ये आ गया NH2Cl, 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 ये 3 दे रखे हैं हमारे पास। तो Cl का बताया था है सर, इधर हमारे पास मेटा वाला दे रखा है, तो सबसे पहले मेटा को देखेंगे। बिल्कुल सही जवाब है, ये होना चाहिए आपके दिमाग में हमेशा, मेटा वाला ग्रुप आते ही मेटा पर ध्यान जाना चाहिए। तो आपने लगाया Cl का -I, फिर आपको याद आया यार ये तो हेलोजन है, हेलोजन का तो हमेशा ही -I डोमिनेटिंग होता है, तो इधर लगेगा -I, इधर भी लगा -I। बात समझ में आई? बोलो भाई, बात समझ में आई? सबका लगेगा -I, मेरे हिसाब से बात आपके समझ में आई। और अगर समझ में आई तो ये बोलेंगे A, इसको कहा जाएगा B, और ये हो गया हमारे पास C। तो जो बेसिसिटी का ऑर्डर आएगा, बेसिसिटी का जो ऑर्डर आएगा उसमें हमारे पास क्या आएगा बेटा? बेसिसिटी का ऑर्डर आ जाएगा, सबसे ज्यादा बेसिक होने वाला है हमारे पास क्या? A, क्योंकि उसमें -I सबसे कम लगेगा। क्यों लगेगा? बिकॉज डिस्टेंस की वजह से। किसकी वजह से? डिस्टेंस की वजह से। तो A, देन आ गया हमारे पास B, और देन आ गया हमारे पास C। क्लियर है बेटा? चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है, तो इसमें अगर हम देखें, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो सर इसको पकड़ो, मेटा वाला है तो -I, मेटा वाले बिल्कुल बहुत सही जा रहे हो बेटा, -I हो गया। अब इसके बाद बात करेंगे सर ये +M और ये भी +M। क्लियर है? तो सर जब हमारे पास ऑर्थो पर कोई ग्रुप आता है तो हम सर किसकी साइड जाते हैं? ऑर्थो इफेक्ट देखना पड़ता है सर, ऑर्थो इफेक्ट देखेंगे हम। बिल्कुल सही बात है बेटा, बिकॉज COH में भी तो यही पंगा हुआ था, COOH में भी तो यही पंगा हुआ था। तो इसके लिए हमारा तुरंत ध्यान गया कि सर हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे ऑर्थो इफेक्ट लगेगा नहीं लगेगा। जैसे ही हमें NH2 ग्रुप मिला तो सर ऑर्थो तो नहीं लग रहा, तो सर हम ऑर्डर लिख सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमने ऑर्डर लिखा तो सबसे ज्यादा हो गया सर हमारे पास C, देन हो गया A, और देन हो गया B, बिकॉज +M तो सर इन्हीं में लग रहा है। तो ये हो गया हमारे पास C, और ये B, और ये आ गया हमारे पास A। और सर इस बार मैंने बिल्कुल सही किया है। बोलो भाई क्लियर है? बिल्कुल सर बहुत क्लियर है, और ज्यादा क्लियर होने की वजह से आपका ये आंसर रॉन्ग है। सर ये क्या हुआ? इस बार तो हमने ऑर्थो इफेक्ट का भी ध्यान दिया, बिल्कुल सही बात है आपका, और आपने ध्यान भी सही दिया है, बट आपने इनिशियल स्टेज देखी है ऑर्थो इफेक्ट की। फाइनल में देखो ना होगा या नहीं होगा। सर फाइनल का क्या मतलब है? तो बेटा ये जब बेस की तरह काम कर रहे हैं तो H+ किसको देंगे? बोले सर इस नाइट्रोजन को। तो ये क्या NH2 ही रहेगा? हाँ सर NH2 तो नहीं रहेगा, तो क्या बनेगा? देखते हैं भाई, चलो कहानी देखते हैं हम इधर। तो कहानी हमारे पास इस प्रकार से है कि ये हमारे पास है NH2, क्लियर है? ये हमारे पास NH2, क्लियर है? और इधर लगा हुआ है हमारे पास OCH3, OCH3, क्लियर है? H, कोई समस्या नहीं है भाई, ठीक है। अब इसने क्या किया? H+ एक्सेप्ट किया है। क्या किया भाई? H+ एक्सेप्ट किया, नाइट्रोजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है। एरो हमेशा ऐसा ही लगना चाहिए, ठीक है। काफी जगह है, मतलब आप कभी अगर ऐसा देखोगे कोई ऐसा एरो लगा दे तो ये वैसे गलत है, ठीक है, टेक्निकली रॉन्ग है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि लोन पेयर कौन दे रहा है? H+ लोन पेयर दे रहा है नाइट्रोजन को, वो तो पॉसिबल ही नहीं, इसके पास तो है ही नहीं। तो जो देने वाला होता है उधर ये, और जिसके पास हेड आ रहा है मतलब वो एक्सेप्ट करने वाला है, ठीक है। बॉन्ड को भी तो हम ऐसे ही ब्रेक करते हैं यार। चलो भाई ये बात हो गई हमारे पास। तो ये बना सर ये N, इधर आया H, इधर H, इधर H, और इधर आ गया प्लस। क्लियर है भाई? बात समझ में आ गई? जी बिल्कुल सर सही बात है। और दूसरा आप क्या देखोगे? इधर ये हमारे पास है O, इधर है C, इधर H, इधर H, इधर H। तो अब देखो हमारे पास क्या चेंज क्या आया है? सर चेंज ये आया है कि अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 बोले, ठीक है, तो एक लोन पेयर है तो इसकी ज्योमेट्री होगी पिरामिडल। क्या होगी? पिरामिडल। क्लियर है बेटा? ये ज्योमेट्री होगी पिरामिडल। और इधर भी हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही है, बट इधर जो स्ट्रक्चर होगी वो कौन सी होगी बेटा? टेट्राहेड्रल। कौन सी होगी? टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होने की वजह से
टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होने की वजह से अब दोनों स्ट्रक्चर को देखो तो आप इसमें ज्योमेट्रिकल एक्सपेंशन हो रहा है। भाई ये स्ट्रक्चर कम एरिया या कम वॉल्यूम रहेगा, इसका एरिया ज्यादा रहेगा टेट्राहेड्रल का, बात क्योंकि 4 बॉन्ड पेयर है, इधर तो एक लोन पेयर था, इधर क्या है 4 बॉन्ड पेयर है, तो इधर हुआ है हमारे पास ज्योमेट्रिकल एक्सपेंशन। अभी आप क्या पढ़ चुके हो बेटा, केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ चुके हो, तो पिरामिडल और टेट्राहेड्रल में क्या हुआ, इधर ज्योमेट्रिकल एक्सपेंशन हुआ है। क्या हुआ है, ज्योमेट्रिकल एक्सपेंशन। बॉन्ड एंगल के थ्रू भी देख सकते हो आप, बॉन्ड एंगल भी इसमें क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो ज्योमेट्रिकल एक्सपेंशन की वजह से अब इनकी प्रॉब्लम आएगी। NH2 के साथ कोई समस्या नहीं थी, बट NH3+ के साथ समस्या है। तो ये जो कैटायन है, ठीक है, ये जो कैटायन है इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्योमेट्रिकल एक्सपेंशन की वजह से स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, ठीक है, क्या होगी, डिक्रीज। स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर है बेटा। तो अगर कैटायन की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इसलिए जो करेक्ट ऑर्डर आएगा तो सी सबसे पीछे चला जाएगा और हमारा जो करेक्ट ऑर्डर होगा ए, देन बी और लास्ट में आएगा हमारे पास सी। लास्ट में क्या आएगा, सी। ठीक है, तो आपको सिंपल सा फंडा है, आपके पास कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या करोगे, जब कभी भी इसको ऑर्थो इफेक्ट या सर इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट या सर इफेक्ट दोनों बोल सकते हैं। तो सिंपल सा फंडा क्या है, अगर ऑर्थो इफेक्ट मतलब ऐसा कोई बल्कि ग्रुप आ रहा है, COH एसिडिक नेचर में आता है तो वो एसिडिटी को इंक्रीज करता है, और अगर बेसिसिटी में आ गया तो बेसिसिटी को डिक्रीज करेगा। ये दिमाग में रख लो बस, बात समझ में नहीं आ रही भाई, एसिडिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बट बेसिसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बस सिंपल सा ये पॉइंट दिमाग में रख लो, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। बात समझ में आई बेटा। तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से एसिडिटी इंक्रीज होती है और बेसिसिटी डिक्रीज होगी। अब क्वेश्चन आता है कि सर फिर से हम कौन कौन से ग्रुप देखेंगे इधर, तो ये वही ग्रुप आएंगे, ठीक है, इसको मैं सर इफेक्ट लिख देता हूं। कौन सा इफेक्ट है बेटा, ये सर इफेक्ट, ठीक है, सर इफेक्ट बोल देता हूं, ठीक है, या ऑर्थो इफेक्ट रहने दो, मतलब मर्जी है आपकी, ठीक है, सर इफेक्ट बोलो ऑर्थो इफेक्ट बोलो, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इस वाले केस में देखो, ऑर्थो इफेक्ट के एप्लीकेशन बता दें हम, इधर लिख देता हूं मैं लास्ट में, ऑर्थो इफेक्ट अगर लग रहा है तो एसिडिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। फाइनली तो आपको कंक्लूजन ही दिमाग में रखेंगे, ये आ गया, एसिडिटी इंक्रीज करेगा और बेसिसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज, ठीक है। ये कंक्लूजन याद रखो। एक्सप्लेन करने का तरीका अलग अलग होता है हर एक का, ठीक है। तो आप हो सकता है कि कहीं और देखो तो कुछ और तरीके से एक्सप्लेन किया जाए, बिकॉज स्टेबिलिटी को बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। एक फैक्टर के ऊपर स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप, ठीक है, तो अलग अलग आता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग एक फैक्टर ये हो गया, एक ये हो गया, एक हो गया, सबका कंक्लूजन होता है, नो डाउट सबका कंक्लूजन होता है, ठीक है। तो सबका रिजल्टेंट लेके ही स्टेबिलिटी डिसाइड की जाती है। तो मैंने इसके अकॉर्डिंग ज्योमेट्रिकल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर दिया, दूसरा किसी और के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकता है। फाइनली रिजल्ट यही है आपके पास कि इधर हमारे पास इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, और अगर स्टेबिलिटी कम हो गई तो कैटायन की स्टेबिलिटी कम, बेसिसिटी कम। तो करेक्ट ऑर्डर जो हमारे पास आएगा बेसिसिटी का ये आएगा, ठीक है। कौन कौन से ग्रुप होने चाहिए, ठीक है, ये इधर कौन कौन से ग्रुप आएंगे जो हमने ऑर्थो इफेक्ट में पढ़े हैं वही ग्रुप आएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं वापस से नहीं लिख रहा हूं, तो ये डाउट नहीं होना चाहिए कि सर एमाइंस में हम कौन कौन से ग्रुप देखेंगे, कौन कौन से देखने, ये वाले देखने। क्लियर है बेटा। चलो भाई नेक्स्ट देखें अब हम NH2, NHR, NR2। अगर इनमें देखें तो सिंपल सा फंडा है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, अब मैं इसके भी बहुत सारे रीजन होते हैं, ठीक है, मतलब बहुत तरीके होते हैं एक्सप्लेन करने का, बट इसको आप सिंपल देखें। ये क्या है हमारे पास, देखो ये है PHNH2, ठीक है, इधर हमारे पास PHNHR। तो इस पे बेसिसिटी पे फर्क पड़ता नहीं है,
नॉर्मल रूल चलता है PHNRR। तो इधर क्या है हमारे पास 2 प्लस आई ग्रुप, इधर 1 प्लस आई ग्रुप, इधर 0। तो इसलिए जो बेसिसिटी आएगी सिंपल ही आ जाएगी। क्लियर है बेटा, ये हमारे पास बेसिसिटी आ गई। नीट में इतना ही पूछेंगे, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। क्लियर है बेटा, नीट में इतना ही पूछेंगे, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। ठीक है, बाकी बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, उतना ज्यादा डीप में हमें जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें जो कंटेंट है वो पढ़ना है जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड हो। बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है बेटा, ऑब्वियस सी बात है, एग्जाम से रिलेटेड पढ़ोगे तभी तो अपने लिए यूजफुल रहेगा। हाँ, अगर आपको ज्यादा पढ़नी है चीजें तो आप बुक पढ़े बेटा कोई भी, ठीक है, उससे पढ़ सकते हो। बाकी एग्जाम से रिलेटेड मेंस तक इससे ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाती है। ठीक है, एडवांस में अच्छे क्वेश्चंस में इससे ज्यादा चीजें पूछी जाती है, बट उतना हम कवर नहीं कर सकते बिकॉज टाइम भी कम है। चलो, तो ये हमारे पास आ गया, एसिडिटी और बेसिसिटी हमारी इधर ही खत्म होती है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, तो अब देखो आई इफेक्ट हो गया, एम इफेक्ट हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी बेटा? हाइपर कंजुगेशन की। किसकी बात करेंगे? हाइपर कंजुगेशन। एरोमेटिक कैरेक्टर इस वाले चैप्टर में तो नहीं होगा, एरोमेटिसिटी इस लेक्चर में नहीं होगा, तो वो लाइव लेक्चर के साथ जो कि नेक्स्ट होने वाला है हमारा, ठीक है, संडे को, तो लाइव में लेंगे हम। ठीक है, उस लेक्चर लाइव होगा जिसमें हम PYQs भी डिस्कस करेंगे और एरोमेटिसिटी कंप्लीट करेंगे। ठीक है भाई, स्टार्टिंग के 30 मिनट का एरोमेटिसिटी और 1 आवर का एटलीस्ट अपना PYQ सेशन होगा, मतलब क्वेश्चन आंसर। क्लियर है बेटा? चलो भाई, नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन क्या होता है समझो पहले। देखो, डीलोकलाइजेशन ऑफ, डीलोकलाइजेशन मतलब कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है इधर। देखो, आई में शिफ्टिंग हुई थी, आई में शिफ्टिंग हुई थी, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता। एम में कंप्लीट ट्रांसफर हुआ था किसका? पाई इलेक्ट्रॉन का। एम में किसका ट्रांसफर हुआ था? पाई इलेक्ट्रॉन का। इधर भी क्या हो रहा है? कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है। किसका होगा वो अभी हम देखेंगे। तो डीलोकलाइजेशन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ कंजुगेटेड, कंजुगेटेड किसका? sp3ch, sp3ch सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होगा किसके साथ? विद पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के साथ हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज के साथ हो सकता है, या फ्री रेडिकल के साथ हो सकता है। तो अगर मैं इन तीनों की ही बात करूं, इन तीनों की ही बात करूं, तो क्या हो गया हमारे पास? मतलब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हो गया है, sp2 हाइब्रिड कार्बन। क्लियर है बेटा? क्योंकि अगर पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है तो उसमें भी sp2 हाइब्रिड रहेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, फ्री रेडिकल है तो उसमें भी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन, अगर हाइड्रोकार्बन ही है तो sp2 ही रहेगा। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, उतना हमारे यूज में नहीं आएगा। ठीक है, इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। इसके और भी नेम है हमारे पास, नाथन बेकर, ठीक है, या फिर इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। ठीक है, और ये फिर से हमारे पास परमानेंट इफेक्ट है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ही ऐसा था हमारे पास जो परमानेंट नहीं था। ठीक है भाई, चलो अब ये नो बॉन्ड रेजोनेंस वगैरह क्यों बोलते हैं वो अभी हम बात करेंगे। नाथन बेकर तो साइंटिस्ट थे बेटा, तो उनका नाम के अकॉर्डिंग आया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कंडीशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन, कंडीशन फॉर हाइपर कंजुगेशन, कि हाइपर कंजुगेशन के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि क्या होता है, तब आपको पूरा समझ में आएगा। पहले हम देख लेते हैं। तो कंडीशन फॉर हाइपर कंजुगेशन क्या होगा? सिंपल है हमारे पास कि कंपाउंड शुड हैव एट लीस्ट 1 sp2 कार्बन, एक sp2 कार्बन होना चाहिए ऑफ आइदर एल्कीन का हो, मतलब वही पाई बॉन्ड वाला हो, या फिर एल्काइल कैटायन का हो, मतलब पॉजिटिव चार्ज, या फिर फ्री रेडिकल का हो, कोई भी हो चलेगा। क्लियर है बेटा? एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास? एल्फा कार्बन विद रेस्पेक्ट टू sp2 हाइब्रिड कार्बन शुड हैव एट लीस्ट 1 हाइड्रोजन। ठीक है, एल्फा कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए sp2 हाइब्रिड कार्बन के रेस्पेक्ट में, एटलीस्ट एक एल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब ये एल्फा हाइड्रोजन वाला क्या पंगा है वो समझा देता हूं। जैसे मान लो कि मेरे पास ये है C डबल बॉन्ड C, ये है, तो ये हमारे पास जो कार्बन है, ये मैंने टोटोमेरिज में भी बताया था आपको, ये कार्बन कौन सा है हमारे पास? एल्फा। तो इसके पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए। ये कौन सा है? एल्फा कार्बन। तो अगर ये एल्फा कार्बन है तो इसका हाइड्रोजन क्या होगा? एल्फा हाइड्रोजन। सिमिलरली अगर मान लो कैटायन वाला हुआ, तो मान लो कि आपके पास अगर कोई ऐसा दे रखा है C+, तो इधर ये वाला जो कार्बन है ये क्या होगा हमारे पास? एल्फा कार्बन।
ये sp2 हाइब्रिड है, sp2 हाइब्रिड हो गया भाई। इसके जस्ट नेक्स्ट वाला हमारे पास ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन। ये भी कौन सा है, sp2 हाइब्रिड है। हाँ लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, लेफ्ट साइड में भी हो सकता है। इधर भी क्या हो गया हमारे पास, अल्फा कार्बन हो गया। क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल के बारे में भी हमारा सिंपल सा पॉइंट यही रहेगा कि ये हमारे पास फ्री रेडिकल वाला कार्बन आ गया मान लो, और इधर आ गया हमारे पास C, ये H, इधर मान लो कोई भी हो, बट एक एटलीस्ट क्या होना चाहिए, ये हाइड्रोजन का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। तो अल्फा कार्बन के साथ में हाइड्रोजन होना चाहिए, किसके लिए, हाइपर कंजुगेशन के लिए। क्लियर है बेटा। चलो भाई ये आ गया हमारे पास। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन की। सर आप जो बोल रहे हो ये कंडीशन क्यों जरूरी है, किस टाइप से हो रहा है पता तो लगे। तो हमारे पास है सबसे पहले सिग्मा सी एच एंड वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल मतलब कौन सा है, कार्बोकैटायन हाइपर कंजुगेशन। तो इसके बीच में कैसे हाइपर कंजुगेशन होगा, देखो सिंपल सा फंडा। ये हमारे पास आ गया बेटा C डबल बॉन्ड, सॉरी कैटायन का बोला है ना उसने, तो ये आ गया हमारे पास C H H H, और इधर है हमारे पास C प्लस। इस प्लस को मैं थोड़ा साइड में लगाता हूं, इसको मैंने लगाया इधर, मान लो ये प्लस लगा दिया और ये है। क्लियर है भाई। 1 2 3 3 बॉन्ड बना रखे हैं, एक वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये अगर वैकेंट ऑर्बिटल है तो मतलब ऐसा हुआ, वैकेंट ऑर्बिटल है, परपेंडिकुलर रहेगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में sp2 हाइब्रिड कार्बन में मान लो कि हमारे पास ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है, तो ये एक प्लेन में रहेगा। sp2 हाइब्रिड किस में रहेगा, एक प्लेन में रहेगा। तो ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है ये इसके परपेंडिकुलर है, ऐसे ये इसके परपेंडिकुलर है। क्लियर है। तो ये आ गया हमारे पास। तो अब इसके परपेंडिकुलर है, पॉजिटिव चार्ज है, और इस बॉन्ड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस बॉन्ड में क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन है। इस बॉन्ड में क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो ये इसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ये इसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और ये बॉन्ड चले जाएंगे इधर। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, इधर। तो हमारे पास क्या बना बेटा, इधर ये हमारे पास बनेगी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारे पास होगी वो किस टाइप से होगी, ये हम बना सकते हैं। इधर C, एक आ गया H, इधर H, इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। इधर आया इस कार्बन के ऊपर माइनस आया, इधर प्लस है, तो ये बन गया हमारे पास डबल बॉन्ड C, और ये। क्लियर है। H कहां है, H इधर ही है, ये H प्लस इधर ही है, तो इसलिए इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। बात समझ में आ रही है, ये H प्लस इधर ही है, बट हमारे पास इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब सिमिलरली जैसे हमारे इस पॉजिटिव चार्ज इस बॉन्ड के साथ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाया है, ठीक है, इसके साथ भी बना सकता है, इसके साथ भी बना सकता है। सर इनके साथ कैसे बनाएगा, सर इसका तो मेरे को समझ में आता है कि ये भी पैरेलल है, बट सर इसके साथ कैसे। तो बेटा पहली बात तो ये अभी ऐसे दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं पैरेलल है। तो ये तो तीनों ही हमारे पास हाइड्रोजन है, तीनों ही घूमते रहेंगे ना। तो ये अल्फा कार्बन है हमारे पास, ये कौन सा है, अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन के पास जितने भी हाइड्रोजन होंगे सब के सब हमारे पास हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसका मतलब जैसा इसके साथ हुआ है वैसा ही इधर भी होगा, वैसा ही इधर भी होगा। तो क्या होगा, अब हमारे पास ये बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा, तो मतलब C, इधर आ गया हमारे पास H प्लस, इसको H प्लस लिखता हूं, ठीक है, इसको भी ऐसे लिखूंगा मैं इधर, एक सेकंड अलग कलर से लिखते हैं। ये आ गया हमारे पास H प्लस, ठीक है, और इधर आ गया हमारे पास बाकी नॉर्मल बॉन्ड, इधर H, इधर H, इधर डबल बॉन्ड C, ये आ गया। और स्ट्रक्चर बना दो भाई, एक और बचा है ना, ये आ गया हमारे पास। क्लियर है। तो ये आ गया हमारे पास H प्लस, और बाकी के एज इट इज बना दो। क्लियर है। सर फायदा क्या हो रहा है, इसका फायदा क्या हो रहा है, मतलब क्यों हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। सर देखो आई इफेक्ट से हमें समझ में आया कि शिफ्टिंग हो रही थी तो स्टेबिलिटी बढ़ रही थी, बात समझ में आती है, या अनस्टेबल हो रहा था, मतलब जो भी शिफ्टिंग लॉजिक था, बिल्कुल सही बात है। इधर अगर मैं मेजोमेरिक इफेक्ट में भी बात करूं तो उसमें भी हमें समझ में आ रहा था कि मेजोमेरिक इफेक्ट क्यों हो रहा है, क्यों स्टेबल कर रहा है, क्यों अनस्टेबल कर रहा है, वहां पर भी बात समझ में आ रही थी। इधर क्या रीजन है, तो इधर भी तो बेटा स्टेबल कर ही रहा है ना। देखो ये पॉजिटिव चार्ज पहले अकेले कार्बन पर था, पहले पॉजिटिव चार्ज अकेले कार्बन पर था, बट अभी ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन के साथ साथ इस पर भी और इस पर भी डिवाइड हो चुका है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, इन तीनों पर डिवाइड, 4 लोगों पर डिवाइड हो गया। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड
पर एटम कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि चार्ज जितना कम उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। बात समझ में आई नहीं? तो ये हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइड कार्बन है, तो उसके पास में हमने अल्फा कार्बन देखा, अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन थे, तो इसके अलावा इसकी 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगी। ठीक है, अब देखो और सिंपल सिंपल सी बातें अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं बात करूं आपसे, देखो अब एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन कैसे आएंगे, स्टेबिलिटी वगैरह तो हम पढ़ेंगे ही। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये है और इसमें ये सीसी बॉन्ड में क्या सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर है, इस सीसी बॉन्ड में क्या सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर, तो आपका आंसर आना चाहिए ए बिग नो। नो नहीं, ओनली बिग नो। बात समझ में आ रही है? क्यों? बिकॉज सर इधर देखो पार्शियल डबल बॉन्ड है, मतलब इधर डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड कैसे बोल दूं मैं इसको? सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर नहीं है, पार्शियल डबल बॉन्ड के कैरेक्टर। बात समझ में आ रही बेटा? ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हटा दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो CH बॉन्ड है, ये लिख लेना आप, ये लिखना है बेटा, आपको नोट करना है, मैं नहीं लिखूंगा अभी। ठीक है, आपको खुद को नोट करना है, ये पॉइंट जरूर लिखोगे कि इधर ये नंबर भी लिख लेना, C1C2 कार्बन जो है उनके बीच में जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड नहीं है, पार्शियली डबल बॉन्ड है। बात समझ में आ रही बेटा? पार्शियली कैसा? डबल बॉन्ड है। तो अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो ज्यादा हो जाएगी बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा। बट अगर बॉन्ड लेंथ की बात करता है तो पार्शियल डबल बॉन्ड हो गए तो सिंगल बॉन्ड से कम बॉन्ड लेंथ होगी। बात समझ में आ रही? और बॉन्ड स्ट्रेंथ सिंगल बॉन्ड के कंपेयर में ज्यादा होगी। दूसरी बात, सर ये बात समझ में आती है, सर अगर हमसे ये आपने बोल दिया कि सीसी बॉन्ड है, अगर CH के बारे में पूछ ले तो कॉमन सेंस लगाओ आप खुद से, CH बॉन्ड सिंगल बॉन्ड था, इधर CH बॉन्ड में कोई भी बॉन्ड नहीं है, तो वीकर ही हुआ ना भाई, एक बार बॉन्ड है एक बार नहीं है, सिर्फ अट्रैक्शन के बहाने बैठा हुआ है उधर, तो क्या हुआ? बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गई? कम हो गई। तो इसमें भी ये जो CH बॉन्ड है इसकी स्ट्रेंथ की अगर बात करोगे तो नॉर्मल जो CH बॉन्ड होता है उससे स्ट्रेंथ कम होगी। क्या होगी? अरे कॉमन सेंस है, अगर कहीं पे स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो कहीं पे कम भी होगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो इधर स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और अगर स्ट्रेंथ कम हो रही है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गई? तो ये हमारे पास एप्लीकेशन होते हैं। तो ये हमारे पास एक हाइपर कंजुगेशन हो गया। दूसरा अगर हम बात करें तो क्या है? अच्छा, इसका एप्लीकेशन देखो, हमारे पास सिंपल सा पॉइंट है, जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी उतना ज्यादा क्या होगा? हमारे पास स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा हमारे पास हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होगी, जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा उतनी ज्यादा क्या होगी हमारे पास? स्टेबिलिटी। तो मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जितने ज्यादा हमारे पास क्या होंगे? अल्फा हाइड्रोजन होंगे। नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा क्या होगा? हाइपर कंजुगेशन होगा। मोर हाइपर कंजुगेशन और मोर स्टेबिलिटी। तो अगर हम इधर बात करें, इसमें अगर बात करें तो देखो हमारे पास ये क्या है? CH3, ये क्या है? CH3, CH प्लस CH3। तो ये अल्फा कार्बन है क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज है, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इधर ये तीनों अल्फा कार्बन। तो इधर कितने हाइड्रोजन है? 9 अल्फा हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा? 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके अकॉर्डिंग हम स्टेबिलिटी डिसाइड करेंगे। तो सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन किधर? सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन इधर। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास ये। बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा? ये हमारे पास स्टेप। सर इसमें मतलब क्या फायदा हुआ पढ़ने का? पढ़ने का क्या फायदा हुआ? बिकॉज स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो हम आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग भी बता सकते थे, इधर आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग भी बता सकते थे। सर आई इफेक्ट में भी तो यही होगा। ठीक है, तो देखो इधर मैं बताता हूं आपको क्या फायदा हुआ। एक एग्जांपल और बताता हूं मैं आपको, सिंपल सा। क्या दे रखा है हमारे पास? CH3 CH2 प्लस, एक तो ये है, दूसरा है हमारे पास CH3 CH2 CH2 प्लस। इन दोनों में अगर स्टेबिलिटी देखोगे तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? सर इसमें प्लस आई ज्यादा लग रहा है, इसमें प्लस आई कम लग रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी? इसकी होगी। बट करेक्ट ऑर्डर ये है। क्यों? क्योंकि इधर हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें हमारे पास 2 अल्फा हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? और अभी वैसे नोट पॉइंट हम आगे लिखवाएंगे, इधर भी बता देता हूं क्या है नोट पॉइंट। नोट पॉइंट ये है बेटा हमारे पास कि हम इफेक्ट जो भी हमने पढ़े हैं तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी नोट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 5 स्टार है तो मतलब बहुत ज्यादा हुआ कि अगर हम इफेक्ट देखेंगे तो सबसे ज्यादा आता है एम इफेक्ट, देन देखते हैं हम
H इफेक्ट और देन लास्ट में आता है हमारे पास I, मतलब जो सबसे पहले पढ़ा था उसको प्रायोरिटी लास्ट में है, लीस्ट प्रायोरिटी है बेटा उसकी। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है सबसे पहले M इफेक्ट के अकॉर्डिंग चीजें डिसाइड की जाती है, देन आता है H और देन आएगा I। तो इधर हमारे पास H इफेक्ट के अकॉर्डिंग I ज्यादा इसमें लग रहा है, नो डाउट I इफेक्ट इसमें ज्यादा लग रहा है, बट H इफेक्ट इसमें ज्यादा लग रहा है, जिसकी वजह से इसका हाइपर कंजुगेशन ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर होंगी और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है सर, समझ में आता है। ज्यादा क्यों ले रहे हैं भाई, M को I से ज्यादा लिए, समझ में आ रहा था सर, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा था। तो बेटा इधर भी तो कंप्लीट ट्रांसफर ही हो रहा है, इसीलिए H को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, किससे बेटा, I के कंपेयर में। किसके कंपेयर में, I के कंपेयर में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हाइपर कंजुगेशन कौन सा है हमारे पास, सिग्मा CH एंड पाई बॉन्ड हाइपर कंजुगेशन। तो इसमें भी बिल्कुल सिंपल है आपके पास, उसी टाइप से करेंगे। देखो C इधर आया, H इधर, H इधर, H, क्लियर है, और इधर है हमारे पास C H, या सिंपल ही कर लेते हैं हम, डबल बॉन्ड C, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अगर आप इनको देखोगे तो ये क्या है हमारे पास, ये sp2 हाइब्रिडाइज, इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2, क्लियर है। तो ये कौन सा कार्बन हुआ, अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन हुआ, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वो तीनों क्या हुआ, अल्फा हाइड्रोजन। तो इधर भी सेम वही बात है, क्या होगा, ये डबल सिंगल और इधर CH, sp3 हाइब्रिडाइज, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन। तो इसमें भी हमारे पास क्या होगा। अब देखो, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि सर इस बॉन्ड को ऐसे रोटेट करूं मैं, या इस बॉन्ड को ऐसे रोटेट करूं, क्योंकि ये यूज में आएगा अभी आगे, मैं बता रहा हूं। ठीक है, अभी हम एक स्टेबिलिटी का ऑर्डर पढ़ेंगे, उसमें यूज में आएगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है कि आपको यह देखना है कि इधर से आपको क्या मिल रहा है, इधर से आपको क्या मिल रहा है। सर इधर से तो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड बनाने के लिए इधर से तो इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं। तो अगर इधर से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं 2, और अगर आप इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाओगे, तो इस बॉन्ड को अगर ऐसे ब्रेक कर रहा हूं तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इधर, और बॉन्ड तो हमारे पास एक ही बनेगा, तो फिर 4 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बनेगा। बोलो भाई, नहीं बनेगा। इसका मतलब ऐसे नहीं होगा, ये इसका मतलब ऐसे नहीं होगा। क्लियर है बेटा। तो बॉन्ड कैसे रोटेट होगा हमारे पास, ये बॉन्ड रोटेट होगा ऐसे, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे ऐसे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ गया C, इधर H, इधर H, और ये भाई साहब पड़ा है थोड़ा अकेला H+, इधर आ गया डबल बॉन्ड, और सॉरी हाँ सही है, ये C, और इस कार्बन पर क्या आ गया हमारे पास, C-, क्या आ गया बेटा, माइनस। क्लियर है। ऐसे ही सेम आगे भी स्ट्रक्चर बना लेंगे आप। क्लियर है बेटा। ठीक है, मैं अब बना रहा हूं एक स्ट्रक्चर और, बाकी आप खुद से बना सकते हो। क्लियर है बेटा। तो इधर हम बनाएंगे तो क्या होगा, अब इस हाइड्रोजन के साथ हुआ है, ऐसा ही इसके साथ होगा। तो ये आ गया हमारे पास CH, H, और ये बेचारा अकेला है हमारे पास H+। ठीक है, और क्या बन जाएगा इधर, C, डबल बॉन्ड आ गया, C सिंगल, इधर आ गया माइनस। क्लियर है। और बना लो, लास्ट वाला भी बना ही देता हूं। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, CH, इधर भी H, ठीक है, और ये बेचारा अकेला जो है, अब इस बार इसका नंबर आएगा। तो जितने भी अल्फा हाइड्रोजन है ना, सबको एक एक बार घुमा दो बेटा। क्लियर है। तो ये आ जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड C, इधर आ गया C-, और इधर ये। क्लियर है। तो ये हमारे पास आएगा। क्लियर है बेटा, इस टाइप का हो जाएगा। इसमें भी सेम वही फंडा है कि इधर हमारे पास ये C1 C2, अगर बात करूं मैं C1 C2 में ओनली सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर नहीं है, डबल बॉन्ड के भी है, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी ग्रेटर देन 1 होगी और इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ लेस देन 2 होगी। क्लियर है। तो ये सारी चीजें बेटा तो आप बता सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें लास्ट जो हमारे पास फ्री रेडिकल वाला है, तो वो भी आप बता सकते हो। फ्री रेडिकल क्या आएगा अपने पास, एक बना देता हूं बस, H, बाकी आप खुद से बनाओगे बेटा इसके। ठीक है, खुद से बनाओगे, और अगर कुछ समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखोगे। ठीक है, एक बना रहा हूं मैं, वैसे कोई समस्या आएगी नहीं। ये आ गया हमारे पास, इधर है फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp2। कौन सा हो गया, sp2। तो अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है तो ये कौन सा है, sp3।
और sp3 के साथ अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन। क्लियर है बेटा? और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन कनेक्टेड है, देखो अल्फा कार्बन काउंट करने में आपको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। सेम वैसे ही है जैसा हमने टोटोमेरिज्म में किया था, एज इट इज वही है। क्लियर है बेटा? तो ये आ गया हमारे पास, तो बस अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इधर वैकेंट ऑर्बिटल है तो इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सर इसमें क्या करें? तो एक इलेक्ट्रॉन है तो इधर से एक ही इलेक्ट्रॉन लेके आओ, एक ही इलेक्ट्रॉन लेके आओ, तो इधर से स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। क्या बन जाएगी? क्या है? कुल मिला के आपको हाइपर कंजुगेशन दिमाग में रखना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्लियर है बेटा? तो ये आ गया हमारे पास H डॉट डबल बॉन्ड C, और ये आ गया हमारे पास। क्लियर है बेटा? ये आ गया, इधर आ जाएगा हमारे पास, बस यही रहेगा। ठीक है भाई? ऐसे ही और भी स्ट्रक्चर बन जाएंगे, आगे भी बना सकते हो आप। क्लियर है बेटा? आगे खुद से बनाएंगे। ठीक है, चलो, तो ये आ गया हमारे पास। अब हम बात करें कि सर अगर मेरे को ये स्ट्रक्चर दे रखी है, मान लो ये दे रखा है, या फिर ये स्ट्रक्चर दे रखी है, या फिर हम बात करें ये स्ट्रक्चर दे रखी है, ये दे रखी है, इसमें अगर पूछे कि इसकी कितनी हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। तो 1 2 3, कितनी बन रही है? 3। और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा हमारे पास हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी। तो इसका मतलब यह है नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ गई? तो ये आप नोट पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है वो, बिकॉज पूछा हुआ है, पूछा हुआ है। ठीक है, कि हमारे पास क्या था? टर्सरी ब्यूटाइल कैटायन पूछा था कि टर्सरी ब्यूटाइल कैटायन की कितनी स्ट्रक्चर बनेगी? ये CH3 CH3 और ये CH3 प्लस, इसका पूछा था। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन? 9। तो इसका कितने बनेंगे? 9। कितने स्ट्रक्चर बनेंगे बेटा? 9, क्योंकि 9 अल्फा हाइड्रोजन है ना हमारे पास। देखो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। क्यों है तीनों अल्फा कार्बन? बिकॉज इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp2। कौन सा है? sp2। अब अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो 3 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन देखते हैं। इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ भाई, इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, करो जल्दी करो बेटा, जल्दी, शाबाश, फास्ट। तो इसमें सिंपल है बेटा, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर जिस बंदे ने प्लस आई के अकॉर्डिंग ये चीजें कर ली है, उधर रॉन्ग हो जाएगा। जिसने प्लस आई के अकॉर्डिंग चीजें कर ली है उसका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इधर क्या है हमारे पास? देखो ये CH2 प्लस है, तो ये हमारे पास अल्फा कार्बन है, ये CH2 प्लस, ये अल्फा कार्बन, CH2 प्लस अल्फा कार्बन, CH2 प्लस अल्फा कार्बन। क्लियर है? तो कितने अल्फा हाइड्रोजन? 0 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन? 1 अल्फा हाइड्रोजन। अभी पता लगेगा ना एच इफेक्ट। ये कितने अल्फा हाइड्रोजन? 2 अल्फा हाइड्रोजन। ये वाला तो मैंने करवाई दिया आपको। इधर कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसलिए जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा तो ये ऑर्डर होगा। बात समझ में आ रही बेटा? ये क्यों हुआ ऑर्डर, समझ में आया आपको? ये इसलिए ऑर्डर हो रहा है बिकॉज इधर हाइपर कंजुगेशन ज्यादा हो रहा है। क्लियर है? आई इफेक्ट नहीं देखेंगे, क्योंकि फिर से बताया मैंने आपको, फिर से लिख देता हूं कि हमारे पास जो ऑर्डर आएगा M देन H और देन I। क्लियर है बेटा? MHI। क्लियर है बेटा? MHI, ये ऑर्डर होगा हमारे पास देखने का। नेक्स्ट देखते हैं भाई, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। क्या है बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो अगर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की बात करता हूं मैं, तो सिंपल सा फंडा, अल्फा हाइड्रोजन देखो भाई, क्योंकि अरे एल्कीन की स्टेबिलिटी में भी सेम वही है ना, मोर। तो एल्कीन की कभी भी आपको स्टेबिलिटी देखनी हो तो आपका तुरंत ध्यान जाना चाहिए कहां पर? हाइपर कंजुगेशन। मोर हाइपर कंजुगेशन, मोर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, मोर स्टेबल एल्कीन, मोर स्टेबल एल्कीन। क्लियर है बेटा? तो ये हमारे पास देखो, तो चेक करो जल्दी से, चलो अल्फा हाइड्रोजन बताओ। वीडियो पॉज करके अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे सर। 12 अल्फा हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन,
6 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, नहीं सॉरी 0 अल्फा हाइड्रोजन, और इधर कितने हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो सर देखो सिंपल सी बात ये है, एबीसीडी करके दे दो फिर हम बता देते हैं ऑर्डर। ठीक है भाई, ये है हमारे पास ए, इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे सी, इसको बोलेंगे डी, ये हो गया हमारे पास ई, ये हो गया एफ, और लास्ट हो गया हमारे पास जी। ठीक है, क्लियर है भाई। चलो स्टेबिलिटी देखते हैं। तो सर सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन कहां दिख रहे हैं हमें, फर्स्ट वाले में, ए में कितने हैं 12, तो सर ए सबसे ज्यादा, देन बी, देन सर सी, नहीं सर नहीं डी, नहीं सर ई, कौन सा होगा बताओ भाई, क्योंकि इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, सर पता नहीं, बट सर हम ये बता सकते हैं कि लास्ट कौन सा आएगा हमारे पास, लास्ट आएगा एफ, और इससे पहले आएगा जी। क्लियर है भाई। अब 3 बचे हमारे पास, तीनों का डिसाइड नहीं हो पा रहा है, तो सिंपल सा फंडा है, अभी भी डिसाइड कर सकते हो। ये क्या है हमारे पास, ये है ट्रांस, क्या आप देख पा रहे हो इसको, ये क्या है हमारे पास ट्रांस, बिल्कुल सही है। और ये हमारे पास क्या है सिस, ये कौन सी स्ट्रक्चर है बेटा, सिस। तो सर सिस और ट्रांस में हम इतना तो बता सकते हैं कि सिस और ट्रांस के बेसिस पर, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन सेम है, तो सिस और ट्रांस के बेसिस पर ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब डी ज्यादा स्टेबल है किससे, ई से। डी ज्यादा स्टेबल है ई से, क्योंकि ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है सिस से। जीआई में टेबल बनवाई थी और तब मैंने बताया था। क्लियर है बेटा। रिपल्सन यार सेम ग्रुप, बल्कि ग्रुप दूर दूर है, इसमें बल्कि ग्रुप पास पास में। क्लियर है, ये समझ में आता है। अब आता है सर हमारे पास कि अब इसको कैसे डिसाइड करें, सी का क्या करें। तो सी के लिए सिंपल सा फंडा जो मैंने अभी बताया था, मैं क्या करता हूं, देखो इसकी हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, सिस की बनाओ चाहे ट्रांस की बनाओ सेम बनेगी, और इसकी हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम। तो अगर मैं बनाता हूं सी, ठीक है, और इधर बनाता हूं डी या ई की, डी और ई एक ही बात है, क्योंकि दोनों की सेम ही टाइप की बनेगी। तो अगर मैं इधर बनाता हूं सी की स्ट्रक्चर, तो क्या बनेगी, ये हमारे पास है सी डबल बॉन्ड सी, इधर एच, इधर एच, इधर है हमारे पास सी एच एच एच, और इधर इसको CH3 लिख देता हूं, क्योंकि एक ही बना के चेक करनी है हमें। तो अल्फा हाइड्रोजन देखो भाई कहां है, सर अल्फा हाइड्रोजन तो ये रहा, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन, इसका अल्फा हाइड्रोजन। तो इधर से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो इसको ऐसे जाना पड़ेगा। क्लियर है भाई। तो ये हमारे पास आ गया, इधर क्या स्ट्रक्चर बनी, सी सिंगल बॉन्ड सी, इधर आ गया माइनस, ये एच, ये एच, और इधर आ गया सर डबल बॉन्ड CH2, और इधर एक H है प्लस की फॉर्म में, और इधर है CH3। क्लियर है भाई, ये आ गया हमारे पास। इधर देखते हैं, जब D और E में से किसी की भी बनाओगे आप तो सेम ही टाइप का बनेगा, CH3, किसी की भी बना लो, सिस की बनाओ, ट्रांस की बनाओ, मैं ट्रांस की बना देता हूँ। तो इसमें से भी इधर मैं HH कर देता हूँ, कहीं भी लिखो, इधर लिखो चाहे इधर लिखो, एक ही है, क्योंकि एक ही अल्फा हाइड्रोजन के साथ अपन को करवाना है। अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है, ये अल्फा कार्बन, तो इसका हाइड्रोजन क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है भाई। चलो अब बॉन्ड को रोटेट करते हैं वही सेम। तो सर इधर से बॉन्ड ऐसे आएगा, तो इस बॉन्ड को ऐसे रोटेट होना पड़ेगा। बिल्कुल सही जवाब, रोटेट किया भाई, क्या बनेगा बताओ, इधर बनाते हैं सर। तो ये आ गया हमारे पास CH3, ये है हमारे पास H, और इधर आ गया माइनस, ये बॉन्ड तो ऐसे रोटेट हुआ ना, डबल बॉन्ड CH2, इधर है H प्लस की फॉर्म में, और ये H। अब हमें देखना है कि इन भाई हाइपर कंजुगेशन दोनों में नंबर ऑफ स्ट्रक्चर तो सेम बन रही है, हमें देखना है कि जिसकी हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर जो बन रही है वो कौन सी ज्यादा स्टेबल है। तो अगर आप H के अकॉर्डिंग तो डिसाइड कर नहीं पा रहे, तो किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करो, I। तो I अगर देखोगे तो ये कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री एनायन। कौन सा है बेटा, 1 डिग्री कार्ब एनायन है। ये कितने डिग्री है, 2 डिग्री एनायन। कौन सा है, 2 डिग्री एनायन है। कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, 1 डिग्री एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूं, स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करता हूं, तो 1 डिग्री एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किससे, 2 डिग्री एनायन से। किससे ज्यादा है बेटा, 2 डिग्री। ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं बेटा। क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कौन ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये ज्यादा अच्छा रहेगा कंपेयर टू इसके। बात समझ मारी बेटा, क्लियर है। अरे बात समझ मारी, या तो ऐसे देख लो, अगर ऐसे नहीं भी देखना तो इसको हाइपर कंजुगेशन से भी देख सकते हो। इवन इसमें, इस वाले स्ट्रक्चर में जो हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, इसमें अगर स्ट्रक्चर हाइपर कंजुगेशन देखोगे
तो इसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं हो रहा है इधर, बट इसमें हमारे पास हाइपर कंजुगेशन हो रहा है और 3 अल्फा हाइड्रोजन इसको फिर से मिल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना बेटा, इसलिए ज्यादा स्टेबल हो गया। तो इसका मतलब यह है कि सर सी ज्यादा हो जाएगा, तो इधर आ गया हमारे पास सी, और डी और ई में हम पहले डिसाइड कर चुके कि डी ज्यादा होगा किससे, ई से, तो ये आ गया हमारे पास ई। क्लियर है बेटा, तो ए बी सी डी ई जी एफ, क्लियर है बेटा, ये आ गया। चलो नेक्स्ट अगर देखो इधर हमारे पास स्टेबिलिटी पूछे, तो इधर देखो एच 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 एच, क्यों पूछा है उसने इधर, क्योंकि ये एल्कीन है। अरे एल्कीन अगर किसी को नहीं दिख रहा तो देखो, ठीक है, दिखना चाहिए, ये एल्कीन है हमारे पास, दिख गया अब, अरे बोलो भाई एल्कीन दिख रहा है ना, ये रहा डबल बॉन्ड, क्लियर है। तो ये 4 अल्फा हाइड्रोजन, कितने अल्फा हाइड्रोजन, 4, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन, एक तो मिथाइल आ गया, एक एच, 2 अल्फा हाइड्रोजन, और इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बताओ भाई, स्टेबिलिटी हो जाएगी सर ये सबसे ज्यादा, देन ये। क्लियर है बेटा, तो एल्कीन की अगर कभी भी स्टेबिलिटी की बात करें तो आप सिंपली इससे करोगे, ठीक है। ये जो ऑर्डर हमने लिखा है ना, ये फिर से एक बार ऑर्डर आएगा, मतलब जब मैं अभी रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट सैटरडे को जो लेक्चर आएगा रिएक्शन मैकेनिज्म, उसमें आपको फिर से मिलेगा ये, ठीक है, फिर से हम देखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, तो ध्यान रखेंगे, ये है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, बात समझ में आ रही है बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसका लास्ट एप्लीकेशन है बेटा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या है हमारे पास, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, टाइम 40 हो गया है, चलो 10 मिनट में खत्म करते हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की अगर बात करें तो हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है कि जब हाइड्रोजन हम ऐड करेंगे, जैसे मान लो ये डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, प्लस H2, ये आ गया हमारे पास, इधर क्या होता है Pt, मान लो Pt के साथ है, या प्लेटिनम निकेल पैलेडिनियम कुछ भी हो सकता है। तो इधर क्या हुआ हमारे पास, ये C डबल बॉन्ड C था, तो ये तो था ही, इसमें क्या हुआ है, एक एक H ऐड हो गया, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड ब्रेक, और पाई बॉन्ड कैसा होता है हमारे पास, वीक होता है, ये आप पढ़ चुके हो किसमें, केमिकल बॉन्डिंग में, मैंने भी बताया है, ठीक है। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के कंपेयर में क्या होता है, वीक। तो ये आ गया हमारे पास 2H, ठीक है। तो इधर क्या होता है, 2 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो रहे, 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म, और 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म है, तो ये क्या होते हैं, सिग्मा स्ट्रॉन्ग होते हैं, किसके कंपेयर में, पाई के कंपेयर में। क्लियर है बेटा, इतना समझ में आता है, बिल्कुल सही बात है। अब जब पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, इसका मतलब इधर जो डेल्टा H होगा, एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, रिलीज, मतलब नेगेटिव एनर्जी रिलीज होगी। इधर क्या हो रहा है हमारे पास, ब्रेक हो रहा है, तो इधर क्या आएगा, डेल्टा H पॉजिटिव, इधर क्या आएगा, डेल्टा H पॉजिटिव, मतलब इस बॉन्ड को एनर्जी देने के, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, और इस बॉन्ड, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहे तो एनर्जी रिलीज होगी। ओवरऑल अगर देखे तो ये कैसा बॉन्ड है, वीक है, एक वीक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, उसके लिए मेरे को कुछ मान लो एक्स अमाउंट एनर्जी देनी पड़ रही है, क्लियर है। और इधर 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, उससे मान लो हमारे पास y अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब नेगेटिव वैल्यू होगी। तो अगर आप इसको ओवरऑल देखोगे तो इसके लिए हमारे पास जो डेल्टा H आता है वो कौन सा रहेगा, एक्सोथर्मिक। क्या रहेगा बेटा, ये हमारे पास जो प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। ये कौन सा प्रोसेस रहेगा, एक्सोथर्मिक। क्लियर है बेटा, चलो भाई, मतलब डेल्टा H कैसा होगा, नेगेटिव, ओवरऑल टोटल रिएक्शन के लिए, ठीक है। अगर मान लो 2 पाई बॉन्ड ब्रेक करने हुए, 2 कैसे करोगे सर, अगर मान लो हमारे पास ऐसे हुआ, तो इसमें क्या करोगे, 2H2, क्या किया, 2H2, वही प्लेटिनम मान लो, तो इधर क्या आएगा हमारे पास, CHCCH, और क्या आ गया हमारे पास, इधर 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होंगे, तो इधर और ज्यादा होगा डेल्टा H, इसका भी क्या होगा, नेगेटिव, मतलब ये भी एक्सोथर्मिक होगा। बट अगर हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करें, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, HOH, H2O मत समझना इसको, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो वो क्या होगा बेटा, अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करूं मैं, तो एल्काइन का ज्यादा होगा, एल्काइन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा किससे, एल्कीन से, किससे ज्यादा होगा, एल्कीन से। बात समझ में आ गई, क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा ब्रेक हो रहे हैं, तो जितने ज्यादा पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे उतनी ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होने वाली है। क्लियर है।
अब अगर मैं दूसरा बात करूं तो इधर क्या हो रहा है, डेल्टा एच नेगेटिव हो रहा है, डेल्टा एच क्या हो रहा है, नेगेटिव। तो अगर मैं बात करूं इधर देखो हमारे पास मान लो दो कंपाउंड है, दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, ध्यान से समझना इसको एक बार में, ठीक है, आइसोमर है दोनों, ठीक है। तो अगर आइसोमर ले हम, अब इधर बना दिया, मान लो मैं इधर ले लेता हूं, देखो जल्दी से देखेंगे, या फिर इसको इधर नहीं, ठीक है, देखो हमारे पास ये है, ये कंपाउंड बना रखे हैं मैंने, ये कंपाउंड बने हुए 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन, क्या है बेटा हमारे पास 1 ब्यूटाइन और ये क्या है 2 ब्यूटाइन। अगर मैं दोनों, सॉरी 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन और ये क्या है हमारे पास 2 ब्यूटीन। तो अगर मैं इनकी स्टेबिलिटी की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं बेटा, स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करता हूं, तो अभी हमने पढ़ा है हाइपर कंजुगेशन के अकॉर्डिंग, तो स्टेबिलिटी इसको मैं बोलता हूं ए, इसको बोलता हूं बी। तो बी ज्यादा स्टेबल होगा ए से, क्यों, क्योंकि एल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, एल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। अब अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कि एनर्जी का जो ऑर्डर आएगा वो ए की एनर्जी क्या होगी, बी से कम होगी। क्लियर है। अब देखो इधर मैंने क्या किया, दोनों का हाइड्रोजनेशन कराया, दोनों का क्या कराया, हाइड्रोजनेशन, प्लस H2P2, इधर भी क्या कराया H2P2। तो क्या होगा इस वाले केस में, हमारे पास दोनों में सेम प्रोडक्ट मिलेगा, देखो डबल बॉन्ड हट जाएगा तो CH3 CH2 CH2 CH3, एक ये प्रोडक्ट बन गया। और अगर इसकी बात करोगे तो CH3 CH2 CH2 CH3, दोनों में सेम प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी सेम होगी, जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो अगर मैं अब इनका डायग्राम इधर बनाना चाहूं, क्लियर है, तो सबसे पहले बात करता हूं मैं 1 ब्यूटीन की, सबसे पहले किसकी बात करेंगे, 1 ब्यूटीन की, ठीक है। तो 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन में से देखो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, सर 1 ब्यूटीन की स्टेबिलिटी ए और बी में से, ये क्या है 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, मतलब एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी मतलब, एक सेकेंड, हाँ भाई एनर्जी कम होगी, तो इधर हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी, तो बी की एनर्जी कम होगी, तो ये मैंने बनाया बी, ठीक है, और इधर है हमारे पास ए। क्लियर है, ये बी है ये ए है, क्लियर है, ये एनर्जी आ गई। और अगर हम इनके प्रोडक्ट की बात करें, हम किसकी बात करें बेटा, इनके प्रोडक्ट की बात करें, तो प्रोडक्ट में अगर देखें तो दोनों क्या है, एल्केन है, और ये एल्केन जो है मोर स्टेबल होंगे, मोर स्टेबल देन ए एंड बी, ए एंड बी, क्यों, क्योंकि ये चीज तो हम अभी पढ़ चुके हैं, अरे ये तो हमने पढ़ाई है ना। देखो इधर क्या है हमारे पास, ये देखो ये और ये, इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा, ये प्रोडक्ट, क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, लेस है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुई एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, तो सिस्टम की एनर्जी कम होगी, मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, कम होगी हाइड्रोजनेशन में। तो अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो प्रोडक्ट में लिख देता हूं, इधर हमारे पास ये आ गया प्रोडक्ट, ये इस वाले पॉइंट पे क्या है हमारे पास प्रोडक्ट है, तो ये पॉइंट हो गया प्रोडक्ट का, ये है हमारे पास बी, ये है हमारे पास ए। तो अगर मैं इनके हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है, इनका डिफरेंस, तो इसके लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा हमारे पास, ये ए के लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ये हो गया, ठीक है, इसको मैंने लिख दिया डेल्टा एच ए। क्लियर है। और अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बात करूं मैं किसका बेटा, बी का, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बी का क्या होगा, ये हो गया डेल्टा एच बी। अब अगर मैग्नीट्यूड बताओ किसका होगा, डेल्टा एच ए सर ज्यादा होगा किससे, डेल्टा एच बी से, डेल्टा एच ए ज्यादा होगा किससे, डेल्टा एच बी से ज्यादा होगा। अब डेल्टा एच ए देख लो आपके लिए किसके लिए है, डेल्टा एच ए किसके लिए बताओ, डेल्टा एच ए है हमारे पास इसके लिए। इसका मतलब अगर मैं बात करूं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है बेटा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सर ए का ज्यादा है किससे, बी से, ए का ज्यादा है बी से, तो और ए की स्टेबिलिटी क्या थी, कम थी। इसका मतलब सर अभी हमारे समझ में आ गया है कि अगर एच ओ एच की बात करता हूं तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेटा स्टेबिलिटी के, किसके होगा, स्टेबिलिटी के। क्लियर है बेटा, तो ये पॉइंट आप याद रखोगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। क्लियर है बेटा। चलो एक पॉइंट और बता देता हूं, बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है, याद ही रखना है बस, ठीक है, याद रखेंगे बस, और कुछ नहीं करना हमें। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की अगर हम बात करें तो ये आ गया ना। हीट ऑफ कंबशन की अगर मैं बात करूंगा, हीट
2 मिनट लगेंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन बेटा आप अभी नहीं पढ़ पाओगे, बिकॉज ये थर्मो में पढ़ना अभी अपने पास टाइम नहीं है, इसलिए हीट ऑफ कंबसन। ठीक है, बट मैं इसका सिंपल आपको बता देता हूं कि कैसे चेक करोगे। ठीक है, तो हीट ऑफ कंबसन की अगर मैं बात करूंगा तो आपको सिंपल सा इतना सा देखना है। ठीक है, देखो हीट ऑफ कंबसन फॉर आइसोमर्स, हीट ऑफ कंबसन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये भी मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्टेबिलिटी के। तो आपको इधर भी क्या देखना है, स्टेबिलिटी ही देखना है। ठीक है, इसके बाकी के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा जब PYQs करेंगे। तो PYQs में अगर नहीं भी आया होगा क्वेश्चन देखना पड़ेगा, अगर नहीं आया होगा तो मैं खुद से 1-2 क्वेश्चन करवा दूंगा। बस इतना सा ध्यान रखोगे कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करें या हीट ऑफ कंबसन की बात करें, स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होगा, हीट ऑफ कंबसन भी एंड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी। क्लियर है बेटा, दोनों क्या होंगे, स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। इसमें 1-2 पॉइंट और होते हैं छोटे छोटे से, जो हम नेक्स्ट क्लास में लाइव में बात करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है बेटा, तो ये हमारा आज का सेशन है। तो बेटा आप PYQs आप खुद से करोगे। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से बेटा नोट्स बनाने हैं और अच्छे से रिवाइज कर लेना पूरे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का, बिकॉज अभी जब PYQs होंगे मतलब जो लाइव सेशन होगा उसमें सारे इफेक्ट यूज होंगे, सब कुछ यूज होगा बेटा जो भी हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी सारी चीजें। ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाएंगे बेटा। ठीक है, और कोई भी लेक्चर मिस नहीं करेगा, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक में आप सीक्वेंस मिस करते हो बेटा तो प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू।